नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अजय और प्रियंका भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और चलिए सबसे पहले आज का ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं अजय से। अजय, कैसा दिखाई दे रहा है आज ग्लोबल मार्केट से, संकेत कैसे मिल रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग प्रियंका। ग्लोबल मार्केट में बड़ी अच्छी कमेंट्री आई, थोड़ा सी गिरावट हमने देखी। जो मिनट्स आए हैं फेड मीट के, उसमें दो तीन बातें इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने लायक हैं। पहली बात तो ये, जो मुझे पहले मैं आपको पॉजिटिव बता दूं, पावेल साहब की कमेंट्री दर्शाती है कि उन्होंने ये बात बोली गई है कि ऑड्स ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग आर इंक्रीजिंग। आपको याद होगा, इन्फ्लेशन एक इतना बड़ा इशू अब ग्लोबल मार्केट में नहीं रह गया, क्योंकि लगातार हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नरम होते देखे हैं। दिक्कत क्या हो रही थी कि ग्रोथ कितना बड़ा इशू हो गया। क्या यूएस गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल बैंक्स ने रेट हाइक करके इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इकोनॉमी का रुख थामा है या धीरा किया है, क्या उसके बाद वो एक जोर से गिरेगी यूएस इकोनॉमी या धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग होगी? इसके बारे में चर्चा हो रही है। यूरोप में भी ग्रोथ को लेके बड़ी चिंताएं हैं। अगर आप देखें, चाइना में भी यही हाल है। चाइना ने तो स्टिमुलस की तरफ अपना ध्यान बना लिया, क्योंकि वो चाहते नहीं कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रेशर आए। वही बात इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने लायक है। इन्फ्लेशन का डायरेक्शन तो काबू में आता हुआ लगता है। तो इस बात को समझाने के लिए कल फेड मिनट्स ही कहते हैं ऑड्स ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग आर इंक्रीजिंग, यानी इकोनॉमी बहुत जोर से धराशायी नहीं होगी, इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे आएगी और उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है। ये पॉजिटिव बात है, पहली बात। दूसरी बात ये, और एक और रिपीट सी बात आ रही है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादातर लोग फेड के जो मेंबर्स हैं कह रहे हैं कि अभी कुछ हाइक्स और आएंगे, तो आपको इसमें हैरानगी नहीं होगी बहुत ज़्यादा। साहब, ये तो एक महीने से बात चल रही है। कमेंट्री भी अलग अलग जगह पे यही आ रही है, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स की अभी एक पोर्चुगल में मीटिंग हुई थी एक हफ्ते पहले, वहाँ से भी यही आई, कल से भी आई। तो और कुछ बहुत ज़्यादा डरा देने वाली कमेंट्री नहीं आई। ये दो बातें ध्यान देने लायक है। इसीलिए अगर आपने देखा हो कि कल यूएस मार्केट बहुत हल्का गिरा, बहुत जोर से 1.5-2% नहीं गिरा। रेट हाइक की बात, मूड तो खराब हो ही जाता है। जब जैसे छोटे बच्चों को अब छुट्टी के बाद बोलिए कि कल से स्कूल जाना है, मालूम है स्कूल जाना है, फिर भी मूड तो खराब हो ही जाता है। तो वो थोड़ा सा मूड खराब हो गया, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी भारी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दो बातों पे नजर रखें। एक दो हाइक आएंगे साहब, एक दो हाइक तो यूएस का बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन करके चल रहा है, उसमें नया क्या है? इसीलिए शायद ज्यादा गिरे भी नहीं बाजार। एग्जैक्टली, थोड़ा सा मूड खराब हो गया, एक बच्चे की तरह जो एक वीकेंड के बाद स्कूल जाने की बात पे जो है अटकने लगता है। ठीक है, लेकिन मूड यहाँ इंडियन मार्केट का बहुत अच्छा दिख रहा है। आप सेक्टर्स देखें अजय, ऑटो सेक्टर, मूड आपका भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है कुछ बहुत ही खुशखबरी है शायद, पता नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, मूड तो देखिए रोज ही अच्छा रहना चाहिए, उस पर रोज काम करना चाहिए। चार बड़े ट्रिगर्स क्या डोमेस्टिक मार्केट्स को हम डिस्कस करें उससे पहले तो आपको अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी मामूली सी गिरावट दिख रही है, तो सॉफ्टनेस है वहां से, और आप देख भी रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में आप हल्की गिरावट यहाँ इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरे बड़े संकेत है, इन सेक्टर्स और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे? पावर स्पेस में टाटा पावर जैसे स्टॉक्स को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, केसी इंटरनेशनल को नए ऑर्डर मिले हैं, इनमें क्या ट्रेड बनते हैं? उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, बुलिश रिपोर्ट्स आई हैं ऑयल मार्केटिंग पर, फाइनेंशियल पर, टेक इंडस्ट्रियल पर। इन सबको हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करेंगे। और आज एक बहुत अहम बैठक भी होने वाली है, जिसका जिक्र कल भी हम कर रहे थे कि एफएम की पीएसयू बैंक अधिकारियों के साथ लोन ग्रोथ को लेकर, क्रेडिट माहौल को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है, और पीएसयू सेक्टर इस वक्त फिर से फोकस में भी आ गया। तो ये तो चार बड़े ट्रिगर्स रहे। अब ट्रेड्स कहाँ हैं, ग्लोबल मार्केट्स को कैसे, इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है? इंडेक्स के लिहाज से हमने भले टाइट रेंज रही हो, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन सेक्टर वाइज कितना था? आप एफएमसीजी पैक को देखें, वहां पर आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है। ऑटो में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, चाहे भले आयशर को थोड़ा सा नाराजगी और मुंह फुला के बैठा हो आपकी बात में, आपके अंदाजे में नहीं, ये मुंह फुलाने वाली बात नहीं है। ये जो कल अपने राजीव बजाज जी ने एक कमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आयशर मोटर इज अ बैंक एंड वी आर गोइंग टू रॉब दैट बैंक। मतलब इतना बड़ा हाई ये आपकी सीसी वाली बाइक्स में इतना लार्ज मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, हम उस मार्केट शेयर से थोड़ा चुरा लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था, 2 दिन से पिटाई हो रही है उसकी। लेकिन उसको एक बार को साइड में रखिए ना प्रियंका। बाजार का बता दूं मैं आपको कि कल बाजार अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट सुबह मेरी से निकुंज से भी इसी बात पे बहसबाजी हो रही थी कि भाई बाजार टॉप हो रहा है क्या संकेत दे रहा है क्या टॉप के? तो सवाल अगर सबके मन में आ रहा है, हमारे आपके भी,
तो संकेतों को अगर हम देखें तो इंडिसेस शायद दे रही हैं थकावट के नरमी, लेकिन ओवरऑल बाजार दे रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। लगातार एफआई की बाइंग जारी है, सब आज भी जारी है। करेक्ट। अगर आप निफ्टी को देखें तो एक टाइट रेंज में था, लास्ट आवर ट्रेड में रिबाउंड आया क्योंकि बैंक्स में रिबाउंड आया, लेकिन टॉप से एक्चुअली निफ्टी की बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, एक बार निफ्टी का इंटरडे लेके आइए, तो नीचे बंद हुआ है और 19,400 जो फर्स्ट आवर ट्रेड में टॉप बना था 19,415 के आसपास, 19,400 के आसपास ही बंद हुआ है लगभग, तो टाइट रेंज में रहा। लेकिन बैंक लेके आई है, बैंक निफ्टी आखिरी घंटे में आईसीआईसीआई बैंक और कुछ बैंक्स खींच गए, शॉर्ट कवरिंग का एक थोड़ा सा हमने राउंड देखा, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान के बंद हुआ है। बैंक निफ्टी टॉप से 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं 45,000 के सपोर्ट जोन के पास आ गया है। हमने रेंज क्या खेली थी बैंक निफ्टी की? 45, 500, 600, जो गया भी है 45,600 के करीब चला गया था। अगर हम देखें कि इंडिसेस की बात हो गई, जहां जो थोड़ी नरमी, थकावट, फटीग, कुछ भी बोली जाए, शायद साइन दे रहा है और थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन एफआईएस की खरीदारी अभी भी जारी है, इसीलिए सपोर्ट है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? ऑटोज में जा रहा है पैसा। करेक्ट। आपको पता है हम लोग मारुति, हीरो मोटो, आयशर इतना डिस्कस करते रहे, आपको हैरानगी होगी, मैंने जब बाद में जाकर डेटा देखा कि लाइफ टाइम हाई पे बजाज ऑटो आ गया है। अच्छा, बजाज ऑटो एक्चुअली 5,000 रुपए के भाव पे आ गया है। लाइफ टाइम हाई उसने बजाज ऑटो ने आई थिंक 1% दूर है, मतलब 1% दूर, तो मतलब पास ही है, करीब ही है ना, 5,000 पे भाव आ गया। तो 10,000 के ऊपर मारुति, 5,000 के ऊपर बजाज ऑटो, हीरो 3,000 के पास मल्टी ईयर हाई पे आया है। बाकी भी स्टॉक चल रहे हैं, तो ऑटो में लीडरशिप में पैसा यहाँ जा रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। और पैसा इसके साथ साथ सारे ईवी ऑटो एनसीसी में जा रहा है। फिर भाई एफआईएस का पैसा कहाँ जा रहा है? पीएसयू बैंक घूम गए। पीएसयू बैंक तीसरे दिन घूमे, बहुत अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम लेके आई डायरेक्टर साहब पीएसयू बैंक इंडेक्स। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग वाली बात है, इसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इंडियन ट्रेड पे भी है। यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, तो आईटी चलेगा यहाँ से, आईटी चलेगा यहाँ से। यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, तो मेटल भी चलेंगे, और मेटल ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आप देखिए ना, कंज्यूमर में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पैसा जा रहा है बाजार में। और एक और खास बात बता दूं मैं आपको कि आज जो बैठक है ना पीएसयू बैंक पे, आप और अभी भी नजर रखिए, क्योंकि आज नए टारगेट नए फिस्कल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर देंगी। अब आप बीओबी के नंबर्स देखिए, कैन बैंक के नंबर देखिए बीते फिस्कल के, तो शाबाशी देंगी, भाई वाह क्या काम किया है अपने मैनेजमेंट ने। अब आप बताइए आगे। तो इस समय ना कॉर्पोरेट की तरह बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग स्पेस चल रही है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसको उन्होंने पूरा इसको रिवैम्प, रीहॉल कर दिया। एसेट क्वालिटी कंट्रोल्ड है और क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है। तो अग्रेसिव टारगेट्स दिए जाएंगे, अच्छे टारगेट्स दिए जाएंगे, क्योंकि पीएसयू बैंक में क्रेडिट ग्रोथ वापस आ गई है। नंबर्स आपने देखी 3-4 क्वार्टर से क्या चल रहा है, तो ये बहुत अहम बैठक है आज। तो लास्टली मैं ये कह दूं कि बाजार में पुल बैक्स में खरीदारी का ये माहौल रखना चाहिए, बहुत तेजी की मंदी नहीं करनी चाहिए, बहुत जोर से मंदी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट हो रही है बैंक निफ्टी में मंदी, ऊपर के लेवल पे अटेम्प्ट हो रही है, लेकिन धड़ाम से गिर नहीं रहा है। तो बाजार का रुख मुझे बहुत ज्यादा, एटलीस्ट इंडिसेस का अलग है, लेकिन साइड मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अंश बाबू हमारे साथ आ चुके हैं। अंश, मैं डेटा देख रहा था, एफएनओ में कोई ऐसे खास एम्बर या फिर लाल रंग के संकेत आपको दिख रहे हैं? या अभी भी तेजी का ही डेटा आ रहा है? निफ्टी से स्टार्ट करिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम निफ्टी से बात करते हैं। अगर हम इसका चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर, तो ऐसा लगेगा कि निफ्टी में थोड़ी सुस्ती नजर आ रही थी, क्योंकि उसके पिछले वाले सेशन में देखेंगे तो बड़ा रेंज था और पिछले सेशन में बहुत छोटा रेंज था। लेकिन एक्चुअली अगर आप निफ्टी 50 के पूरे स्टॉक स्टडी करें, मैं अभी पूजा से भी यही बात कर रहा था, तो आपको दिखेगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन नज़र आ रहा था। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक करीबन 90 to 100 पॉइंट से निफ्टी को नीचे खींचने में लगे हुए थे। वही टाइम पे ऊपर एचयूएल, आईटीसी, मारुति जैसे स्टॉक्स और आईसीआईसीआई भी ऊपर की तरफ निफ्टी को खींचने में लगा हुआ था। तो अच्छी खासी बैटल चल रही थी, जिसके एंड में मैच टाई हो गया और निफ्टी करीबन फ्लैट लेवल पर क्लोज हो गया। इसके इंडेक्स फ्यूचर्स में देख लेते हैं कि क्या एक्शन हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो ओपन इंटरेस्ट 2.5% से बढ़ा है, जिसके चलते हम स्लाइट फ्रेश लॉन्ग का ट्रेंड देख रहे हैं। अगर इंडेक्स ऑप्शंस देखें वीकली का, जो आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर हमें 19,500 पर एक्टिव कॉल राइटिंग दिखेगी, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 19,350 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिखेगी, जो कि अभी स्पॉट से करीबन 40-50 पॉइंट्स ही नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख सकता है।
निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी निफ्टी की तरह ही थोड़ा सा मतलब छोटा मूव दिया था, रेंज छोटा था एज कम्पेयर टू उसके पिछले वाले सेशन में, जैसे वेडनेसडे का देखा जाए तो इसका अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 1.8% से गिरा हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लॉन्ग काटे जा रहे हैं। अब तक लॉन्ग थोड़े बन रहे थे, अब लॉन्ग काटे जा रहे हैं। तो शायद आगे वाले सेशन में शॉर्ट बिल्डअप दिखे तो दिखेगा कि शायद से अब नीचे आने के ज़्यादा संकेत नज़र आ रहे हैं। अगर इंडेक्स ऑप्शंस देखा जाए तो एक्टिव कॉल राइटिंग चल रही है 45,300 पर और पुट राइटिंग चल रही है 45,000 पर, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो ये तो आपने निफ्टी पर बताया हमें कि थोड़ी सी आपको निफ्टी पे सुस्ती दिख रही है। क्या बैंक निफ्टी पे भी ऐसे ही दिख रहा है? जैसे हम बात करेंगे टॉप से थोड़ी अटेम्प्ट तो हुई, 150 पॉइंट नीचे भी बंद हुआ लेवल से अपने। जी, जैसे कि अभी हमने वही बात की कि निफ्टी बैंक में भी सिमिलर एक्शन दिख रहा है जैसे निफ्टी में भी हुआ था कि छोटा रेंज था, थोड़ा कंफ्यूजन था मार्केट में, इसलिए कोई डायरेक्शनल मूव जो होता है वो मिसिंग था मार्केट से। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग काटे गए थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है फ्यूचर पोजीशंस में भी। इसलिए अभी के लिए तो नीचे की तरफ के संकेत इतने स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज में ही रुकने जैसा लग रहा है। ऑलराइट, तो फिर ऐसे में दो स्टॉक्स आपने जो आइडेंटिफाई किए जहाँ स्ट्रांग अच्छे लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हो। जी बिल्कुल, अगर हम स्टॉक रिकमेंडेशंस देखें तो सबसे पहले लॉन्ग में आ रहा है एजिस लॉजिस्टिक्स का। यहाँ का अगर आप इसका चार्ट लेके आ सकते हैं स्क्रीन पर तो देखिए एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जो नीचे की तरफ सरकती हुई जा रही थी, वहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है स्टॉक, और एक साइडवेज बॉक्स रेंज भी बना था, वहाँ से भी ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है डिविस लैब का। ये इसने भी एक राइजिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर इसका आप चार्ट देखें तो ये बहुत सिमिलर है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में भी एक ऐसे राइजिंग वेज जैसा ही बना था, वहाँ से भी उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। तो काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर बन रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने 6 मंथ हाई भी टच किया है। अगर इसके साथ साथ हम FII का डेटा देखें तो वो भी आज का काफ़ी दिलचस्प दिख रहा है। FII ने 1600 करोड़ के आसपास का कैश मार्केट में खरीदारी की है, तो उनका बुल मोड तो ऑन ही है पिछले कई सेशन से। DII ने थोड़ी सी बिकवाली की है 439 करोड़ के आसपास का। फ्यूचर्स में देखें FII ने तो 460 करोड़ के आसपास की खरीदारी की हुई है। अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट वाइज में देखें तो 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए हैं, जिस वजह से जो टोटल लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशियो रहता है वो 72% के आसपास का है। सबसे इंटरेस्टिंग वाला डेटा इसमें है आ रहा है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में 12,000 करोड़ बेचे गए हैं। तो इसका हम कॉन्ट्रैक्ट वाइज देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्शन हो रहा है। कॉल लॉन्ग का अगर इसका हम इंडेक्स ऑप्शन FII का ग्राफिक्स ले आते हैं स्क्रीन पर, कॉल लॉन्ग देखें तो इसका बहुत छोटा आंकड़ा है, इसे हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। कॉल शॉर्ट्स किए गए हैं 80,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 19,500 के आसपास और उसके ऊपर वाले लेवल पर है। मतलब ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आज निफ्टी नए शिखर पर तो नहीं जाएगा, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग की जा रही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है पुट लॉन्ग्स का। तो यहाँ पे पुट लॉन्ग जो है वो काटे गए हैं। पुट लॉन्ग कब लेते हैं? पुट लॉन्ग तब लेते हैं जब ऐसा लगता है कि इंडेक्स या प्राइजेस नीचे की तरफ गिरने वाला है, उसे काट दिए गए हैं। अब ये लेवल देखने लायक है कि कहाँ पे काटे गए हैं। अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो आपको दिखेगा कि पुट लॉन्ग 18,600 के वहाँ पर काटे गए हैं। जी हाँ, 18,600। ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी इतने लेवल के आसपास तक का गिर जाएगा। तो इसे हम बेयर ट्रैप भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग फंस चुके हैं पुट लॉन्ग लेके, तो उन्होंने अपने पोजिशंस कल काटे गए हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है अंश, तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, यानी नीचे की तरफ भी बाजार को एक स्ट्रॉन्ग बेस तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये दो स्टॉक्स भी बताया आपने। शुक्रिया अंश ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कुछ खास इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट्स आई हैं कल। अजय, OMC काउंटर्स में सब में मूव थी, HPCL, BPCL, सारे OMCs पर भी एक अच्छी मूव थी। और इनफैक्ट भारतीय बाजारों पर मॉर्गन स्टैनले की भी कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं कि कैसे कंपनियों की स्थिति बेहतर होती जा रही है। फाइनेंशियल्स पर उन्होंने स्पेशली मार्क किया, इंडस्ट्रियल्स पर उन्होंने मार्क किया, और बाजार में क्लियर लिक्विडिटी दिख रही है। देखिए, खास तौर का मतलब इस टाइम पे क्या है? देखिए, खास तौर पे एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि पॉजिटिव मैक्रो फैक्टर्स की वजह से इन लेवल से भी अपसाइड मुमकिन है। ये खास दिखने वाली बात है। क्या कह रहे हैं साहब? आर्थिक स्थिति बढ़िया हो गई है, क्रूड भागा नहीं जा रहा है,
डेफिसिट्स कंट्रोल में है, अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी है और लिक्विडिटी आ रही है। तो जो हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, इसको शो के शुरुआत में डिस्कस करने का ये महत्व है कि अब ये सवाल हमारे मन में आ रहा है, हम सब के मन में आ रहा है कि साहब तेजी हो चुकी है या यहाँ से भी बाकी है। तभी मैंने पूछा इस समय मतलब तो क्या इतनी तेजी इनकी किताब, इनकी रिपोर्ट में खास बात ये बताई है कि क्योंकि हम बात करेंगे कौन से स्टॉक्स पर तेजी कर रहे हैं, मंदी कर रहे हैं, बट खास बात ये है जो हाईलाइट करना चाहिए, इसके बाद हम कुणाल प्रयार और राहुल के पास जाएंगे, कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं, अर्निंग सपोर्टिव है, लिक्विडिटी बहुत तेजी है, इन लेवल से भी बाजार में थोड़ी और तेजी मुमकिन है। ये बात मॉर्गन स्टैनली ने बोली है अपनी रिपोर्ट में। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बाजार में ये आप ध्यान रखिए कि लिक्विडिटी चलती है तो सारे फंडामेंटल साइड में हो जाते हैं और लिक्विडिटी तेजी की आ रही है इस समय। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ट्रेड क्या करना चाहिए, ये तो हो गई बाजार की बात। कुणाल प्रयार और राहुल घोष दोनों हमारे साथ आज शो पर जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नमस्ते राहुल जी, बताइए कैसे ट्रेड बैठाया जाए। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आपने जैसे राइटफुली कहा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एग्जॉशन है, स्पेशली बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है। तो लेवल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग जो 19,500 लेवल्स के आसपास आना चाहिए, जो निफ्टी को 19,100 और 200 के बीच में ले आ सकता है। और बिटवीन 19,100 एंड 19,200 निफ्टी को हम फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि रैली अभी भी इंटैक्ट है एंड नथिंग हैज चेंज दैट। अगर ऑप्शंस डेटा भी आप देखेंगे तो जुलाई एंड के जो पुट्स रिटर्न है वो अभी भी 19,100 19,200 के अच्छी मात्रा में है। तो अगर करेक्शन होता है 19,100 और 19,200 के बीच में फिर से बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर 45,000 का पुट्स अभी भी अच्छे क्वांटिटी में रिटर्न है। अगर आप जुलाई एंड एक्सपायरी के आप देखेंगे तो 44,700 पे अगर बैंक निफ्टी आता है, 44,700 44,800 पे आता है, तो फिर से बैंक निफ्टी भी हम लॉन्ग जा सकते हैं। दोनों में बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी है, कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। और 44,700 बैंक निफ्टी के केस में लॉन्ग का लेवल है, बिटवीन 44,700 एंड 44,800, एंड निफ्टी के केस में 19,100 और 19,200 के बीच में लॉन्ग का लेवल है। ठीक है, तो ये तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इंडेक्स पर। ठीक है, इंडेक्स पर हम यही बात करें कि सुस्ती के संकेत है या फिर अगर ये डिप्स आती भी है तो इसे बाय करना है। तो राहुल का तो व्यू है कि इसे आप बाय करें। कुणाल पर से समझते हैं, कुणाल इंडेक्स पर क्या व्यू बना रहे हैं। मॉर्निंग कुणाल। मॉर्निंग प्रियंका जी। वेल, इंडेक्स पे जो व्यू है वो व्यू मेरा फिलहाल करेक्शन का है, प्रॉफिट बुकिंग का है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल के दिन में हमें एक बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं डे बिफोर यस्टरडे की बात करूं तो डोजी स्टार वहां पे बना है, यानी कि वन कैन से कि एक इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक्स बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में बनी है, जो एक बेयरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है। उसके बेस पे कहीं ना कहीं मुझे डाउनसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में 45,200 फ्यूचर अगर ब्रेक करती है तो वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन में 44,960 से लेकर 44,600 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जबकि ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आएगा, जो वैसे ऐसे मेंटेन कर सकते हैं अगर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें, तो वो है 45,500 का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में करेक्शन का व्यू लग रहा है। और निफ्टी में भी अगर बात करें तो निफ्टी में भी जो अभी व्यू बन रहा है वो व्यू डाउन साइड का ही बन रहा है। जो नैरो रेंज में पिछले 2 दिन से जो ट्रेडिंग कर रही है, अगर निफ्टी नीचे में 19,400 के नीचे अगर सिस्टम होती है तो लाइकली चांसेस है कि हमें निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग या तो करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उस लेवल पे निफ्टी में भी नीचे में हमें 19,080 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडेक्स में जो व्यू बन रहा है वो फिलहाल नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। नेगेटिव साइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ये मानना है दोनों ही एक्सपर्ट्स का। राहुल, आपसे अब जानना चाहेंगे आज ट्रेडिंग के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? लास्ट टाइम 2 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे हमने, एशियन पेंट्स और एसबीआई, और ऑफ कोर्स मार्केट ने बहुत साथ दिया है, तो दोनों स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए थे। इस बार भी दोनों ब्लू चिप काउंटर्स ही रिकमेंडेशंस में है। एक तो है HUL और दूसरा है मारुति। हिंदुस्तान यूनिलीवर करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2615 और टारगेट होगा 2850। दूसरा है मारुति, कल शाम को 10,000 पे क्लोज हुआ है। 10,015 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आई रिपीट, 10,015 के ऊपर 15 पॉइंट ऊपर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 9,800 एंड टारगेट होगा 10,245।
मारुति एक्चुअली एक ऑटो पैक तो रैली करता ही आया है लास्ट 1-2 महीने में, आप देखेंगे, और मारुति ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है जिससे ब्रेकआउट किया है कल, और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस से भी कल ब्रेकआउट हुआ है। तो 10,245 बहुत शॉर्ट टर्म में टारगेट रख के लॉन्ग कर सकते हैं की और दूसरा HUL लिया है राहुल ने। ठीक है कुणाल, आपके रिकमेंडेशंस क्या है? वेल दोनों जो स्टॉक है दोनों में बाई साइड का ही है ना। वो इंडेक्स पे हम नेगेटिव व्यू दे रहे हैं लेकिन स्टॉक में बाय। तो एक्चुअली ऐसा है कि ये जो स्टॉक है दोनों इंडेक्स से थोड़े अलग चल रहे हैं और काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल इन स्टॉक में देखने को मिल रही है। सबसे पहला नाम जो है RCF का है। ओके, अगर चार्ट की बात करें तो ब्रेकआउट हमें चार्ट पे देखने को मिला है और अभी स्टॉक 116 के पास चल रहा है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में हमें ऊपर में 120 एंड वो ब्रेक कर 128 तक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो RCF बाय कर 110 के एसएफ के साथ। दूसरा जो स्टॉक है वो है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। उसमें भी अगर देखने जाए तो हमें पिछले 4-5 डेज का जो ट्रेडिंग रेंज है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो VBL बाय करने की सलाह रहेगी। 825 का अराउंड का क्लोजिंग है। 790 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। 860 860 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होगा 900 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है तो ठीक है, यहाँ मिड कैप में भी काफ़ी एक्शन है, तो आपने यहाँ पर मिड कैप स्टॉक से पिक सिलेक्शन किया अपनी। दोनों की रिकमेंडेशन अब हमारे सामने है। अब आज के बड़े स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है, न्यूज़ बेस्ड एक्शन है, शरद ने कंपाइल किया है। शरद मॉर्निंग बताएं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो Q1 अपडेट्स की बात करते हैं तो मैरिको के जो ओवरऑल देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी वीक साइड में देखने मिली है और यहाँ पे जो है हालांकि मार्जिन्स में जो है ऑफकोर्स सीक्वेंशियल और ईयर बेसिस पे जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला है। बात करें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है लो सिंगल डिजिट्स में जो है ग्रोथ की है, मतलब 1% से 3% के रेंज में। उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनके जो हेडलाइन नंबर्स है डिपॉजिट्स एडवांसेज, इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। हालांकि कासा में जो है डी ग्रोथ आया है सीक्वेंशियली और ये जो है अक्रॉस द बोर्ड हमें देखने मिला है। अदानी विलमार की बात करें तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है 25% ईयर इन ईयर बेसिस पे और जो सेल्स वॉल्यूम है वो 15% डिक्लाइन देखने मिली है आपके एडिबल ऑयल प्राइसेस के कारण। आईपीओ की बात करें तो सेंको गोल्ड का आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का और लगभग अभी 3 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है सेकेंड डे के एंड में। पिरावल एंटरप्राइजेज जो है फोकस में रहेगा, ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे लगभग आप 2.5% स्टेक की जो होगी और यहाँ पे एक FI इन्वेस्टर है वो लाइकली सेलर हो सकते हैं और 2% डिस्काउंट पे रहेगा। इसके अलावा KEC में जो है लगभग 1000 करोड़ के जो ऑर्डर आए हैं। टाटा पावर का 1700 करोड़ का ऑर्डर देखने मिला है, ये स्मार्ट मीटर्स का है। DCB बैंक में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, या RBI ने अलाउ कर दिया टाटा AMC को जो उनके स्टेक है 7.5% तक करने का, करेंटली 5% स्टेक है उनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। SBI कार्ड्स भी जो है फोकस में रहने वाले। RBI ने जो है अलाउ कर दिया है कार्ड इशूअर्स को कि वो साइन ना करे पैक जहाँ पे आप जो है अवेल कर सकते हैं दूसरे कार्ड नेटवर्क सर्विसेज के लिए। बॉम्बे डाइन भी जो है ये भी फोकस में रहने वाला है। सोलारा एक्टिव फार्मा की बात करें तो यहाँ पे राइट्स इशू की अप्रूवल आ गई है लगभग 450 करोड़ का और BHEL ने जो है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक्सपैंड कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट और इंडिया सीमेंट में। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है। LIC की बात करें तो इनका स्टेक जो है घटा दिया गया है, 5.8% से घट के 3.8% है अनाउंसमेंट में। और प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो उन्होंने पैक्ट साइन कर लिया जहाँ पे वो जो IT पार्क है चेन्नई में उस पर जो है डेवलपमेंट करने वाले हैं। एशियन पेंट्स में भी जो है UAE यूनिट आएगी जहाँ पे वाइट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी एक्सपेंशन प्लान पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है हिंदुस्तान जिंक का इंटरिम डिविडेंड का जो है बोर्ड मीटिंग होगा जुलाई 8 को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिविडेंड पे आउट जो है लास्ट ईयर FY23 में देखने मिली थी। 76 रुपीज़ शेयर का डिविडेंड आया था और जो डिविडेंड यील्ड उस समय उस मार्केट प्राइसेस के एवरेज वैल्यू लिए तो वो लगभग 25% आया था। तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। शुक्रिया बहुत सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए शरद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पे पॉसिबल ट्रेड्स होंगे। मैरिको को लेके आइए। मैरिको ने अपना फर्स्ट क्वार्टर अपडेट में बताया कि थोड़ी नरमी अभी भी यहां से भी रह सकती है और हुआ क्या है, कंज्यूमर स्टॉक्स में तेजी हुई है। सारे ही कंज्यूमर स्टॉक नीचे से रिकवर करके आए हैं इन उम्मीदों में कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, पैकेजिंग कॉस्ट कम हो गई है और अच्छे मानसून के चलते वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव करेगी। आपको 400 करीब 48 के आसपास वाला 540 के आसपास मैरिको आ गया है और बाकी कंज्यूमर स्टॉक भी नीचे से काफ़ी अच्छे चले हैं। राहुल, मैरिको में थोड़ी मंदी करनी चाहिए क्या यहाँ से या नहीं करनी चाहिए, या इनफैक्ट रिवर्स ट्रेड? अगर इस वॉल्यूम ग्रोथ में धीमापन आने वाली जो की कमेंट्री आई है इसमें नीचे मिले तो ऐड करना चाहिए।
तो नीचे मिले तो ऐड करना चाहिए। मंदी का तो पर से कोई ट्रेड नहीं बन रहा। एक्चुअली आप आईटीसी का चार्ट देखेंगे या एचयूएल का चार्ट देखेंगे, दोनों के चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं। मैरिको इज कंपेरेटिवली वीकर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कंपेयर टू दी अदर टू स्टॉक्स। बट कल जो है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो एक पॉपुलर बुलिश साइड पैटर्न माना जाता है। हालांकि ये 20 डे ईएमए के आसपास ही घूम रहा है, तो ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे वॉल्यूम भी बहुत म्यूटेड है, सो कोई डायरेक्शनल प्ले एज सच तो चार्ट पे नहीं दिख रहा है। बट अगर इस सेक्टर में बने रहना चाहते हैं तो आईटीसी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर आर बेटर बेट्स डेफिनेटली, आई फील। ठीक है, मंदी वाला ट्रेड ना करें। इनफैक्ट इसकी वजह से घटे अगर तो लेना चाहिए। एक और सवाल ऐसा ही, और वो है इंडिया सीमेंट्स में। इंडिया सीमेंट्स में एलआईसी ने अपना स्टेक घटाया है। इंडियन कार्ड नहीं डायरेक्टर साहब, इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स सारे सीमेंट स्टॉक्स के साथ साथ काफ़ी जोर से चल रहा था, इसमें एमएनए बस भी है। एलआईसी ने करीब 6% वाला 4% कर दिया है, 5.8 वाला 3.8। तो ये बढ़ रहा था भाव, 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब, और एलआईसी बेच रहा था। ये सीमेंट सारे स्टॉक्स चले। आपको क्या करना चाहिए? ये देखिए नीचे में 160 वाला 212 हुआ करीब करीब, और इस राइज में एलआईसी ने घटाया स्टॉक। कुणाल, कैसे ट्रेड करेंगे इंडिया सीमेंट में? कुछ ट्रेड है यहाँ से? मंदी का ट्रेड करें? बारिश शुरू हो चुकी है, सीमेंट स्टॉक्स तो घटते हैं मंदी बारिश में। नॉर्मली ये होता है कि जब भी बारिश होती है, मॉनसून स्टार्ट होता है, सीमेंट सेक्टर में हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। नाउ सेम अगर मैं इंडिया सीमेंट की बात करूं तो एक साइडवेज रेंज में स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आ रहा है 207 पे। तो यहाँ पे अजय जी, अगर स्टॉक 260 अगर ब्रेक होता है तो ही एक मंदी लग रही है, और वो मंदी नीचे 182, और अगर वो ब्रेक होता है तो फर्दर नीचे 167 तक जा सकती है। ओके, सो फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट का कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। 260 अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फिलहाल शॉर्ट करने से दूर रहना चाहिए। प्लस मैं लॉन्ग का भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट वीक को जो फॉर्मेशन बनी है, यानी कि एक बियरिश एंगल्फिंग बना है, एंड नॉर्मली बियरिश एंगल्फिंग बनता है तो 80 to 85% की प्रोबेबिलिटीज होती है कि स्टॉक वहां से हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। तो वहां पे भी एक वीकनेस लग रही है। सो 260 जैसे ही ब्रेक होगा, एक कंफर्मेशन मिल जाएगा 182 167 के टारगेट के लिए। इंडिया सीमेंट्स पर व्यू। राहुल, आप एक बार गोदरेज कंज्यूमर देखिए, ये कैसा लग रहा है आपको? आज हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, 1150 के टारगेट देख रहे हैं, और कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट आए थे। उसके बाद हमने शानदार तेज़ी देखी स्टॉक में 3% की, और अपने हाइस पर अब स्टॉक पहुंच चुका है। 1100 के लेवल्स भी गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिले थे, और जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। क्या आज के लिए भी कोई ट्रेड बन रहा है स्टॉक में? बिल्कुल बन सकता है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट होगा 1110 पे। करंटली 1100 के आसपास चल रहा है, तो 1110 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। आज भी आता है तो आज भी इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप 20 डे ईएमए पे सपोर्ट लेके अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल का मूव आया है, तो अगर ब्रेकआउट आता है और अच्छा वॉल्यूम्स के साथ आता है जो अभी चार्ट्स पे दिख रहा है, लॉन्ग कर सकते हैं 1110 के ऊपर। स्टॉप लॉस इसका होगा 1058, और टारगेट रख सकते हैं 1195 का। ठीक है, तो ये है व्यू गोदरेज कंज्यूमर पर। तो इस पर तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, और क्या डिटेल्स आए हैं रिपोर्ट्स में, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आ रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से। जो ओएमसीज पर है, उनका कहना है कि जो भारतीय ओएमसी प्लेयर्स हैं ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं। डिस्काउंटेड बैरल्स जीआरएम को एड कर रहे हैं, और इनफैक्ट रिटेल ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन्स भी रिकॉर्ड हाई पर है। ओवरऑल मजबूत Q1 की एक्सपेक्टेशंस है, और इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने IOCL और HPCL पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा, और BPCL पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। मगर इंपॉर्टेंट टू नोट कि सारे ही जो स्टॉक्स हमने मेंशन किए उसमें उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा Q1 अपडेट्स पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आए हैं। गोदरेज कंज्यूमर
पर फोकस करेंगे। हम पहले गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि पहले तिमाही में काफ़ी मजबूत ट्रैक्शन देखने मिला है सारी ही सेगमेंट्स में। टर्न अराउंड स्टोरी भी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो रही है और इनफैक्ट डबल डिजिट इंडिया ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ भी लाइकली है और ओवरऑल कंसोलिडेटेड ईबिटा ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। तो इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने गोदरेज कंज्यूमर पर खरीदार की राय को जरूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 1150 प्रति शेयर का। इसके अलावा मैरिको पर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज के रिपोर्ट्स हैं। इन्वेस्टेक ने अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 554 के साथ और मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है 620 के टारगेट प्राइस के साथ। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि रेवेन्यू कमेंट्री अनुमान से कमजोर कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर बेटर दैन एक्सपेक्टेड मार्जिन ये वीक सेल कमेंट्री को कुछ हद तक ऑफसेट कर रही है। इंटरनेशनल बिजनेस का परफॉर्मेंस इंडिया बिजनेस से बेटर रहा है और इनफैक्ट ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% ईबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q1 FY24 में। और आखिर में हम फोकस करेंगे बजाज ऑटो पर। काफ़ी सारे लॉन्चेस के चलते ये स्टॉक फोकस में रहा है और इनफैक्ट CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स के पोजीशन की जाएगी। लॉन्चेस प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं मगर काफ़ी कॉशियस है ये लॉन्चेस को लेकर। वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि बजाज ट्रायम्फ करीब 60,000 यूनिट्स डिलीवर कर सकते हैं FY24 में और 120,000 यूनिट्स डिलीवर करेंगे FY25 में। तो ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने बजाज ऑटो पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को जरूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 4,659 प्रति शेयर का। राइट वामाक्षी, शुक्रिया इन सारी ब्रोकरेज कॉल्स का एक हमें लो डाउन देने के लिए। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, ये आखिरी वाली रिपोर्ट बजाज ऑटो, कल बजाज ऑटो ने एक बहुत ही शानदार बाइक लॉन्च की है ट्रायम्फ के साथ। मुझे लग रहा था शायद हार्ले और हीरो मोटो की जो बाइक है वो बहुत शानदार है, इन लोगों ने तो बाजी मार ली। आउट ऑफ द टू मैं तो बेट करूँ अगर तो ट्रायम्फ पे करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है ये बाइक। 4,000 ऑलमोस्ट 5,000 पे भाव आ गया है, 6% बढ़ के। ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है, 5,000 इसका या 5100 इसका लाइफ टाइम हाई था, तो 200 रुपये दूर रह गई है। 60,000 यूनिट बिक सकती हैं इसकी सालाना, ऐसा CLSA को लगता है। और ये बात मैं बता दूं आपको क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी पढ़ाई लिखाई की कल शाम को, कि ये पहली बाइक नहीं है। बजाज ऑटो ट्रायम्फ के साथ ढेरों बाइक्स लॉन्च करने वाली है और नेक्स्ट 2-4-6 महीने में आपको और भी सिमिलर लॉन्चेस मिलेंगे। तो ये पूरी बाइकिंग की जो दुनिया है मयूरेश बाबू बदलने वाली है। हम और आप जब कॉलेज जाते थे वही 100 सीसी की बाइक, ज़्यादा एडवेंचरस हो गए तो रॉयल एनफील्ड, मम्मी और पापा से झगड़ा करके महंगी गाड़ी ले ली। आजकल के नौजवानों के पास इतनी वैरायटी आने वाली है कि कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी गाड़ी ली। लेकिन इस सब का प्रॉब्लम होने वाली है आयशर को। अकेले दादा थे पहले एडवेंचर बाइक्स में। ट्रायम्फ कह रहा है हर 6 महीने में 2-4 महीने में एक एक गाड़ी डालेंगे। हार्ले दूसरा नेटवर्क बिठा रहा है। बजाज ऑटो ऐसे ही चलेगा और आयशर ऐसे ही गिरेगा क्या? मॉर्निंग अजय जी। पहले तो जब भी आप बाइक खरीदेंगे मैं हेलमेट पहन के आपके पीछे जरूर बैठ जाऊंगा, तो राइड के जरूर लेके जाइए। जी हाँ, इसमें हेलमेट दोनों पीछे दोनों राइडर्स को पहन। इसमें अच्छी बात आपने बता दी है अपने व्यूअर्स को याद दिलाने के लिए, पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना जरूरी है भाई। अनिवार्य नहीं है लेकिन जरूरी है। बताइए। एब्सोल्युटली नहीं, जहां तक आई थिंक ये नए लॉन्चेस का सवाल है, आई थिंक जो प्राइसिंग पे आ रही है ये सारी बाइक्स, पहले डाउट था कि प्राइसिंग क्या होगी, बट हीरो की भी जो हार्ली के साथ एक जो 450X इन्होंने लॉन्च की है, जो बजाज की ट्रायम्फ आ रही है, और जो स्लियो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेंज। मुझे लगता है जो टू व्हीलर स्पेस है यहाँ पे कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी स्पेसिफिकली आई थिंक 350cc के ऊपर ये जबरदस्त बढ़ने वाली है। इनफैक्ट राहुल बजाज ने ये भी कहा है कि जो पल्सर है उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक विकल्प मिल रहा है काफी इन्वेस्टर्स को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी थी एनफील्ड के बाइक्स के ऊपर, उनकी मीटियोर हो, रॉयल एनफील्ड क्लासिक हो, जरूर कंपटीशन आएगा। और जैसे वॉल्यूम शेयर बजाज हीरो के पास सरकता जाएगा, ऑब्वियसली आई थिंक नंबर्स पे प्रभाव आएगा। सिर्फ एक ही चीज फॉर बजाज ऑटो, आई थिंक जो वैल्यूएशंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप 10 ईयर एवरेजेस देखें अजय, इट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 22 एंड हाफ 23 ऑड टाइम्स, जो हिस्टोरिकली अराउंड 17 टाइम्स ट्रेड करता था। तो क्या प्रीमियम्स बजाज ऑटो को मिल सकते हैं? एक्सपोर्ट मार्केट्स भी स्मूदन आउट होने की कोशिश मैनेजमेंट कह रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली रिच है, बट विद द मोमेंटम एंड सेंटिमेंट्स दैट आर देयर, मुझे लगता है आई थिंक एक प्राइस पे पॉजिटिव प्रभाव अभी भी रह सकता है।
बजाज, हीरो मोटो जैसे स्टॉक के ऊपर और एनफील्ड शायद नंबर्स के कारण प्रेशर में रह सकता है गोइंग ट्विटर पर थोड़ा प्रेशर रह सकता है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग कुछ डेटा हमारी रिसर्च टीम से भी कंपाइल हुआ है, जो उसमें उन्होंने ये बात कही कि अभी भी आप देखें ना, बजाज दोनों की वैल्यूएशन, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, दोनों की वैल्यूएशन भले 5 ईयर एवरेज के ऊपर हो, अभी कुछ न्यूट्रल रेटिंग जैसी आ रही है। अर्निंग बढ़ गई है भाई। वो 5 ईयर एवरेज में क्या होता है, कई बार भाव देखिए, अभी हीरो मोटो का कई सालों का हाई भाव आया है, लेकिन तब तक कारोबार आगे बढ़ गया है। इवन आप देखिए बजाज ऑटो का अब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास आ गया, राइट, नए टेरिटरी में जा रहा है, बट धंधा तो बढ़ गया है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, बजाज ऑटो पर जरूर नजर रखिए, अंडर ओन्ड, ज्यादा लोगों का फोकस मारुति, हीरो और आइशर पे गया, लेकिन बजाज ऑटो कल की जो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, मैं बता दूं आपको, ये कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। ऑलराइट, मतलब इतने लॉन्चेस कई लॉन्चेस होंगे, तो स्टॉक को देखिए ऑल टाइम हाई पे आ गया। हाँ, ऑल टाइम हाई के पास आ गया। ठीक है, ये तो हुई ऑटो स्टॉक्स की बात, लेकिन अब दूसरे स्पेसेस में भी कुछ और की स्टॉक्स, जैसे कल हमने देखा कि BHEL में भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आई। इनफैक्ट टॉप गेनर था BHEL भी, और वहाँ पर इस मूव के बाद उसके पीछे एक रीज़न भी आया है उनका। इनफैक्ट एक जी के साथ एक्सटेंशन हुआ अपने कारोबार को लेकर, और उसकी वजह से ये न्यूज़ आई। क्या BHEL में भी फर्दर लेग अप रैली दिख सकती है कल की मूव के बाद, जो 90-92 के ऊपर बन रहा है? जी के साथ गैस टरबाइन का करार इन्होंने आगे एक्सटेंड किया है। क्या इस बेसिस पर BHEL पर कल जो एक बड़ी मूव आई वो आज भी कंटिन्यू दिख सकती है? राहुल, BHEL के चार्ट चेक करके बताएं। कैंडल बना है वो एकदम बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ बना है, तो आज देखना ये जरूरी होगा कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि नहीं 9:30 के बाद। अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है 9:30 के बाद, तब आप बाय कर सकते हैं या लॉन्ग जा सकते हैं। बट अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दे भी रहा है, 89.65 पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस 92 के आसपास है, 89.65 पे भी एक बाय लेवल है। तो अगर 9:30 के बाद आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है तो आज लॉन्ग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखता है तो 89.65 पे भी लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा ट्रेंडिंग चैनल, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे चल रहा है, तो चार्ट इज लुकिंग गुड इन द शॉर्ट टर्म। ओके, BHEL पर ये व्यू। इसके अलावा यहाँ पर राहुल, KC इंटरनेशनल भी देखिए एक बार, कंपनी को 1042 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस खबर के चलते आज यहाँ पर भी एक्शन दिख सकता है। KC इंटरनेशनल में मौजूदा स्तर पर कोई ट्रेड देख रहे हैं? KC इंटरनेशनल, राइट जी। तो KEC इंटरनेशनल पे भी सिमिलर स्टार्ट स्ट्रक्चर है, अच्छा अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो ओनली चिंक इन द आर्मर या ओनली प्रॉब्लम इस चार्ट में ये है कि आप अगर लास्ट 1 वीक के कैंडल्स नोटिस करेंगे तो विक ज्यादा बड़ा दिख रहा है ऊपर की तरफ, जिसका मतलब है स्टॉक तो अच्छा स्टार्ट कर लेता है, अच्छा मोमेंटम दिखाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है डे के एंड तक, और इसलिए लंबा विक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस पे थोड़ा हम वेट करेंगे लॉन्ग इनिशिएट करने से पहले, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स भी खास ऊपर की तरफ कुछ दिखा नहीं रहा है। 585 590 वो एक कंजेशन जोन है, उसके बाद ही लॉन्ग इनिशिएट करना प्रेफर करेंगे। तो KEC पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे अभी। KC इंटरनेशनल पर आप यहाँ पर एक ऑर्डर विन की न्यूज़ थी, और अभी फिलहाल आप होल्ड करना चाहते हैं, नई बाय इनिशिएशन नहीं करेंगे। हमारे साथ अब इस वक्त हमारे स्टूडियो में कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं, जो समझते हैं। कुणाल, मॉर्निंग। कुणाल, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, आप हाईलाइट भी कर रहे थे कि इंडेक्स थोड़ा सा ऑफकोर्स ओवरबॉट जोन में है, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ नहीं रहा है। आप अभी भी बाय ट्रेड्स देख रहे हैं, बुलिश व्यू दिख रहा है, और कई मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या लार्ज कैप के इतने सारे ट्रेड्स हैं जो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर है और आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? तो जैसे हमने पहले 2 दिन पहले बताया था कि काफ़ी सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स फॉर चेंज ओवरबॉट नेचर पे आ गए। तो मैं आपको कुछ एक फैक्टर्स बताऊंगा। पुट कॉल रेशियो 2.0 के लेवल्स पे आ गया। हम जनरली कहते हैं 1.6 कब था 2.0 2020 जैन। तो उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ है, बट पुट कॉल रेशियो 2.0 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस कर लिया। निफ्टी 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर आ चुका है। सो हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं कि वो एक एबरेशन होता है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एबरेशन हम कहते हैं। 4 हमने गैप्स इंडिकेट किए थे इंडेक्स में लास्ट 5 दिन की रैली में, 600-800 पॉइंट की जो रैली हुई थी इंडेक्स में। तो और काफ़ी सारे फैक्टर्स है, मार्केट ब्रेथ, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाव
20 डे 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज, ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट टेरिटरी में आ गए। तो 2 पॉइंट होता है, पहला कि इंडेक्स जब टॉप आउट करता है तो स्टॉक्स हमेशा पहले टॉप आउट नहीं करेंगे, बिकॉज स्टॉक्स एक इनर्शिया के थ्रू मूव करते जाते हैं अपसाइड में, जहाँ पे मोमेंटम लिक्विडिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बट जैसे जैसे इंडेक्स में और थोड़ी सी लोअर लेवल्स आती है, तब हम देखते हैं कि स्टॉक्स में भी अचानक से रिवर्सल आना चालू हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि और 1-2 दिन स्टॉक्स पे मूवमेंटम अच्छी रहेगी, बट इंडेक्स में जो करेक्शन मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वो ज़्यादा सिवियर एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,200 के आसपास हम शायद एक इंडेक्स में न्यू सपोर्ट फाइंड कर लेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशंस को लाइट रखना चाहिए और आई थिंक करेक्शंस पे बाय करना चाहिए। 19,200 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडेक्स के लिए, वहाँ पे वापस से बाय पोजीशंस इनिशिएट की जानी चाहिए। ओके, तो ट्रेड्स कौन से हैं कुणाल? तो 2 बाय कॉल मैं सजेस्ट करूंगा स्टॉक वाइज। BHEL पहला रहेगा, जो जिसको मैंने पहले 2 दिन पहले भी बाय कॉल दिया था। मेरा टारगेट 100 का रखूंगा मैं अभी भी स्टॉक पे, बट स्टॉप लॉस जो है मैं ट्रेल करूंगा 89 पर। और GSFC, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने देखा कि कल वापस एक मोमेंटम आया था। GSFC ने भी एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया है, तो इसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 186 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 160। ऑलराइट, ठीक है। सो BHEL को भी हम डिस्कस भी कर रहे थे आपकी बाय रडार पे। GSFC और सेंचुरी टेक्सटाइल, ये इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हैं आपकी, ठीक है कुणाल, शुक्रिया बहुत बहुत ये सारे ट्रेड्स में बताने के लिए। चलिए बढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे एक बहुत खास चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि मारुति का भाव वापस 10,000 आ गया कल के ट्रेड में, जो हम साथ में बैठे हुए थे। आपको पता है अभी आप शायद मिस कर गए, राहुल घोष ने और ऊपर के टारगेट से दिए। देखिए मोमेंटम बहुत तगड़ा तो है ही, और अभी 8 साल पहले का ही तो भाव आया है। कौन सा कोई बहुत गाड़ी बड़ी बड़ी आ रही है, लोगों का मन कर रहा है बुक करने का, इंक्लूडिंग मी, लेकिन फिर बाजार भी अच्छा है। लेकिन ये पूरी जो जर्नी है ना डॉक्टर साहब, आप आराम से समय लेके मारुति का लंबी अवधि का चार्ट निकाल के लाइए, जितनी लंबी हमारा डेटा सजेस्ट करता है, आपको नजर आएगा ये 7-8 साल पुराना भाव कल हिट हुआ। तो इसके ऊपर एक खास चर्चा बनती है, लेकिन जर्नी को पहले शरद एक बार हमें याद दिलाएंगे, और उन्होंने बहुत मेहनत से कुछ डेटा निकाला है। उसके बाद हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान भी जुड़ेंगे एनालाइज करने के लिए, यहाँ से फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। शरद बताइए। बिल्कुल, ये बहुत एक हिस्टोरिकल मूव है जहाँ पे भारत सरकार और सुजुकी मोटर ने जो मिलकर मारुति को जो है शुरू किया था। 1983 में जो है आप कह सकते हैं मारुति 800 का उत्पादन शुरू हुआ था, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और मारुति 800 की जो शुरुआती प्राइस थी वो मात्र 47,500 रुपीज़ थी। और ये जो पहली मारुति कार जो आई है वो जो है चाबी हरपाल सिंह जी को मिला था। और ये जो है उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी अर्स्टवाइल इंदिरा गांधी ने जो है ये चाबी दी थी। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं 2004 तक जो है मारुति जो था सबसे मोस्ट सेलिंग कार था। और 2004 के बाद में देखा गया कि मारुति 800 की जगह जो है मारुति ऑल्टो ने ले ली। इसके अलावा 2007 के बात करें तो यहाँ पे जो है भारत सरकार मारुति की पूरी तरह जो है जो प्रोडक्शन है वो कम कर दी। और याद रखिए भारत सरकार निकलने के बाद मारुति सुजुकी का नाम में भी चेंज आया। अब डेट्स की बारे में बात करें तो मारुति 9 जुलाई 2003 में जो है कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं इशू प्राइस 125 रुपये प्रति शेयर था। लिस्टिंग के दिन जो प्राइसिंग देखी गई वो 163 रुपीज़ पर शेयर था। लेकिन अब हम बात करेंगे कैसी जर्नी रही है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2007 में जो है सबसे पहली बार वो 1000 रुपीज़ पर शेयर का जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है उसको टच की। उसके बाद आगे जाते हुए मई 2014 को जो है 2000 थी, और 2014-15 में जो आप देख सकते हैं 3000 4000 के माइलस्टोन्स गए। बड़े माइलस्टोन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 8000 का जो है 2017 में टच किया। और आप कह सकते हैं 7 जुलाई को जो है ट्रेडिंग सेशन में 10,000 रुपये प्रति शेयर का भी आंकड़ा आ गया। शुक्रिया शरद, ये इंटरेस्टिंग डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए मारुति की पहली प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और इस गाड़ी की क्या कुछ खासियत है एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमने बात की मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल शशांक श्रीवास्तव से। आइए आपको सुनवा देते हैं। कि ये जो कम कीमतों की गाड़ियां हैं उसमें हमारी बादशाहत है, और ये बात दुरुस्त थी, क्योंकि अगर आप 10 लाख के नीचे जो प्राइस की बात के हवाले से बात करें तो हमारा जो बाज़ार की हिस्सेदारी है वो 60% के ऊपर है। 10 से 20 लाख के बीच में भी अब हम नंबर 1 हो चुके हैं। वहाँ पे भी हमारी बाज़ार की हिस्सेदारी है 22-23% हो गई है, और हम नंबर 1 है उस सेगमेंट में भी।
तो वो तो हमने जो तजियाकार थे उनको हमने ये जवाब दिया है कि भाई 10 से 20 लाख के सेगमेंट में भी अब हम नंबर 1 हो गए हैं। और मार्केट का जो है उस पर भी हमने तब्दीली देखने को मिली है। रुझान जो है वो थोड़ा हाई प्राइस, हाई फीचर्स और टेक्नोलॉजी की तरफ गया है। और जो 10 लाख के नीचे की जो गाड़ियाँ 85% होती थी मार्केट की, इस समय करीब 58% हैं। और 20 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ जैसे इन्विक्टो, वो सेगमेंट करीब 2% होता था 3-4 साल पहले, इस समय वो 9% हो गया है। तो ये तो हो गई कमेंट्री, बट हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं एनालाइज करने के लिए यहाँ से कितना पैसा मिल सकता है। मिस्टर वेलेकर है हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से। आदित्य बताइए, 10,000 का भाव है, मैं लेके बैठा हूँ, पुराना शेयर होल्डर हूँ, क्या करना चाहिए नेक्स्ट 2-3 साल के लिए? और या नया शेयर होल्डर भी, इतनी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मन तो कर रहा है मारुति लेने का, आपको क्या व्यू है? या गुड मॉर्निंग। हमारा व्यू तो मारुति के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव था। हमारे टॉप पिक्स में भी ये स्टॉक था। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 10,800 है, बाय रिकमेंडेशन है। और हम अभी ये इन्विक्टो लॉन्च के बाद जो पिकअप स्टॉक ने पिकअप किया है, तो ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म व्यू के जो ट्रिगर्स है, ये जो न्यू लॉन्चेस है, एक इन्विक्टो का 25 to 28 lakhs का जो लॉन्च है, इट इज द एक मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन मारुति's पोर्टफोलियो। उसके बाद ग्रैंड विटारा है, प्रॉन्क्स है, जिमनी है और SLX है। तो ये सब लॉन्चेस एसयूवी का शेयर बढ़ा रहे हैं। तो एसयूवी का जो शेयर, मार्केट शेयर का उनका टारगेट है टू अचीव 25%। अभी 18 से 19% का FY23 में उनका एसयूवी शेयर था, वो 25% तक ले जाने का उनका कोशिश है। तो ये सब लॉन्चेस की वजह से उनका क्वालिटी ऑफ एक्सपांशन जो है वो बढ़ने वाला है। तो अगर हम मारुति को इंडिपेंडेंटली देखें तो उनका वॉल्यूम एक्सपांशन स्टोरी तो कंटिन्यू होगा। से अभी 20 लाख अगर वो बना रहे हैं, और अगर आने वाले 2 से 3 साल में वो 25 लाख तक जाते हैं, तो ये जो वॉल्यूम एक्सपांशन होने वाला है उसमें एसयूवी का शेयर जो है वो बढ़ने वाला है। तो उसके वजह से ये होता है कि फाइनेंशियल्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज एसयूवी का जो शेयर जो व्हीकल प्राइस रियलाइजेशन है वो अच्छा है। तो अभी हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 6 लाख पर व्हीकल उनका रियलाइजेशन है, तो वो इम्प्रूव होके 7 लाख पर व्हीकल रियलाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइस एसयूवी लॉन्चेस। तो ये तो एक नियर टर्म मीन्स ये आने वाले 1 या 2 साल का एक उनका जो फाइनेंशियल्स है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उसके वजह से हमारा बाय रेटिंग है इसके ऊपर। तो इसके बाद में और आपको मीन्स इसके लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स भी बता सकता हूँ। तो दिस इज अवर व्यू फ्रॉम एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, 11,000 का इमीडिएट 12 मंथ टारगेट, और आगे के लेवल्स भी आएंगे, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। अगर आपको देख के लग रहा है, ऑफ कोर्स इसका आईपीओ मेरे सामने आया था, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, 100 रुपये 125 रुपये का आईपीओ आया था। हमारे घर की भी पहली गाड़ी मारुति 800 थी। मयूरेश, आई थिंक मारुति की कहानी वो एक हर भारतीय कहानी है। अगर आप देखिए, पहली गाड़ी हमेशा मारुति होती थी, उसके बाद एस्पिरेशन बढ़ने लगे, समय बदलता गया, देश बढ़ा, गाड़ियाँ बड़ी हो गई, लेकिन मारुति वापस आ गई है। अब मैं वापस इन्विक्टो की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि मारुति ने वो जो सिर्फ एंट्री लेवल कार में बादशाहत की बात जो की शशांक जी ने, वो परिचय बदल चुका है। अब वो बड़ी गाड़ियों में भी अपनी बादशाहत बनाना चाहते हैं इन्विक्टो के लॉन्च के साथ। इसीलिए सीधे इनोवा जो सबसे हायर चलने वाली गाड़ी है, उसकी कैटेगरी में अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर दी है। तो मार्जिन बढ़ेंगे। मैं बताऊं, 100 रुपये वाला 100-125 रुपये वाला आईपीओ इशू प्राइस 10,000 रुपये हो गया है। 100 बैगर, ये 100 बैगर की कहानी है। लेकिन पैसा यहाँ से ही बनेगा, ऐसा वेलेकर जी का मानना है। और चार्ट्स पे भी अभी राहुल घोष यही कह रहे थे। बहुत ही शानदार कहानी है मारुति की, इसको हम ज़रूर बात करते रहेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर्स हुए हैं पूरे एशिया में। किसी ने रिपोर्ट निकाली थी, आपने भी पढ़ी होगी हाल ही में, कि सारे बड़े मार्केटों की अगर एनालिसिस की जाए तो सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर्स इंडिया में हुए हैं। ऐसी स्टोरीज़ हैं मारुति जैसी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पिरामल पे बात करना ज़रूरी है। आज पिरामल एंटरप्राइजेज में एक ब्लॉक होने वाला है। ब्लॉक 2% के डिस्काउंट पे है, लेकिन स्टॉक पिरामल एंटरप्राइजेज का ऑलरेडी नीचे से चल गया है। 650 वाला 940 के आसपास आ गया है, 950 टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पे एक ब्लॉक होगा। इस ब्लॉक में लेना चाहिए क्या मयूरेश? यस, नो? ना। ओके, ग्रेट। चार्ट्स क्या कहते हैं? आप बताइए कुणाल, चार्ट्स क्या कहते हैं? क्योंकि सारे एनबीएफसीज में करंट है, क्या इसमें भी आ सकता है?
वेल करंट तो नहीं लग रहा है अजय जी फिलहाल, क्योंकि आप पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देखो तो स्टॉक कंटिन्यूअसली एक साइडवेज मोमेंटम में है। नीचे 927 का लेवल है और ऊपर के लेवल की बात करें तो 970 का लेवल है। इसी लेवल के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं टेक्निकल व्यू से इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो ये है राय पिरामिल इंटरप्राइजेस पर। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा कुछ बोरा भी हमारे साथ पैनल में शामिल हो चुके हैं। कुछ थैंक यू सो मच ईना स्वदेश को समय देने के लिए। आज आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। अ क्विक वर्ड ऑन द इंडेक्स। आई थिंक ये ऐसा मार्केट है जहां पे वी वांट अ 50 एंड 100 पॉइंट डिप, बट वील हैव टू कंटेंड विद अ 9 पॉइंट फ्लैटिश पॉजिटिव क्लोज। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रैली। देखिए, ओवरऑल सेटअप इंडेक्स में हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आज एक्सपायरी है तो माइल्ड पॉजिटिव नेगेटिव बायस के साथ आज ट्रेडिंग हो सकती है। 19300 का जो लेवल है, निफ्टी शायद इसको रिस्पेक्ट करके चले। बैंक निफ्टी पे 44800 का लेवल जो है ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। दैट्स ऑन द इंडिसेस। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, जिस तरीके का मोमेंटम हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, आज के जो मेरे दोनों पिक्स हैं दोनों ही ऑन दी बाय साइड है। पहला है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल्स, एंड आई एश्योर यू दिस हैज नथिंग टू डू विद द अपकमिंग वीकेंड। दिस इज जस्ट द काइंड ऑफ मोमेंटम दैट द स्टॉक इज शोइंग। अच्छा खासा ब्रेकआउट था कल, थोड़ा सा ऑफ लोज क्लोज हुआ था, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर पे भी इसमें अपटिक दिख रहा है। कल वॉल्यूम में भी हमने एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखा। यहाँ से फ्रेश एंट्री लें, 945 960 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 915 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक दूसरा स्टॉक जो काफी सुर्खियों में है, थोड़ा स्मॉल टिकट है, SJVN। इसमें भी हम अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं, वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ है। कल जो इसने ब्रेकआउट दिया था, हमें लग रहा है ये सस्टेन हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 46 और 48 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 42 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ के ट्रेड्स हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, सारे एक्सपर्ट्स के हमारे पास रिकमेंडेशन है और बाय रिकमेंडेशन है। HUL जैसे बड़े स्टॉक्स, मारुति जैसे बड़े स्टॉक्स, यानी लार्ज कैप्स भी है, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी सिलेक्शन है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स आप कुछ भी यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। और इनफैक्ट कई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं। बजाज ऑटो पे भी आप बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे अजय। और इनफैक्ट गोदरेज कंज्यूमर पर जो टर्न अराउंड स्टोरी की एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग आई है, इसको आपने वॉच किया? क्योंकि इस वक्त मैरिको या फिर अदानी विल्मर के भी बिजनेस अपडेट्स थोड़े से वीक आए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जो उनकी वॉल्यूम ग्रोथ है थोड़ी सी सॉफ्ट तो रही है। उसके सामने ये आगे कह रहे हैं कि तेजी वाली बात, और इनफैक्ट कल ही मार्केट आज में आ गई थी। हाँ, कल भी स्टॉक चल गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ना डिलेड प्रॉमिस डिलीवर हो रहा है। अपने गोदरेज कंज्यूमर में आपको शायद याद हो या नहीं, एक बहुत बड़े नामी मैनेजमेंट आए हैं जो HUL से आए थे। आप इमेजिन कर सकती हैं जिस दिन HUL के ये जो खबर आई थी कि HUL से सीतापति जी यहाँ पे आ रहे हैं, 27% स्टॉक चला था इंट्राडे। हाँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है। FNO स्टॉक है ये। राहुल, आपको याद है गोदरेज कंज्यूमर? 27% FNO स्टॉक। मतलब लोगों को ऐसा लगा कि बस ये तो नेक्स्ट HUL बन जाएगा अब। हाँ, लेकिन लोगों को नंबर्स में दिखा नहीं आगे आने वाले क्वार्टर्स में। मैं ड्यू रिस्पेक्ट टू सीतापति जी, और ये होता भी नहीं इमीडिएट नंबर्स में नहीं दिखा था। उसके बाद 1-1.5 साल तक स्टॉक लैंग्विश किया था, क्योंकि वो 1000 चीजें अटेम्प्ट कर रहे हुए कंपनी के अंदर, उससे समय लगता है दिखने में। तो लोगों ने उसको फिर मिस हो गया। ये आप धीरे धीरे मीठे देखिए स्टोरी दिख रही है। आप सही कह रहे हैं, ये 50 वीक हाई पे आ गया। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। ठीक है, तो ये तो गोदरेज कंज्यूमर पर बात रही। लेकिन हम इसी थ्योरी को अगर, क्योंकि नंबर्स में जो बिजनेस अपडेट्स में मैरिको के, अडानी विल्मर के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और गोदरेज कंज्यूमर, तो ये ओवरऑल FMCG में कहाँ आपकी नजर होगी मयूरेश? मॉर्निंग प्रियंका। तो मुझे लगता है आई थिंक 2 चीजें हो रही थी। एक, आई थिंक जो रूरल स्पेंडिंग है वहां पे एक अच्छा खासा रिकवरी ट्रेंड देखने मिला था पिछले तिमाही में। थोड़ी अटकलें जरूर लग रही थी विद डिले इन मॉनसून्स, कि अगर वैसा होता है और एल नीनो इफेक्ट पूरी तरह छा जाता है तो रूरल स्पेंडिंग में जो एक रिकवरी देखी थी वो शायद पस पड़ जाए, विच कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ काफी FMCG कंपनीज पे। बट कहीं ना कहीं आई थिंक विद द मॉनसून ट्रेंड जो हमें दिख रहा है और जो लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल होना चाहिए, इवन एट पार रहा तो कहीं ना कहीं आई थिंक रूरल स्पेंडिंग शुड कम बैक विद रोर। और जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, स्टेट हो या सेंटर हो, आई थिंक काफी कुछ इंसेंटिव्स रोल आउट होंगे रूरल सेक्टर के लिए। हैविंग सेड दैट, विद इन द सेगमेंट इटसेल्फ अपडेट्स तो काफी अच्छे आ रहे हैं, जैसे आपने राइटफुली कहा। वैल्यूएशंस पूरे पैक के लिए ऑब्वियसली आई थिंक महंगे हैं।
बट विद दिस प्रिजम्पशन की वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों में एक शानदार रिकवरी दिख सकती है सेकंड हाफ से, एंड इफ दैट कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट ईयर शायद ये प्रीमियम मल्टीपल्स सस्टेन हो। तो मैरिको, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर जरूर ये स्टॉक्स को नजर में रखना चाहिए फ्रॉम द कंज्यूमर। ओके, तो ये है व्यू यहाँ पर एफएमसीजी स्टॉक्स पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मुनाफे का फंडा, जिसमें कि हम समझेंगे कि आज फंडामेंटल लिहाज से कहाँ पर बेहतरीन मौके दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं अपना व्यू शेयर करने के लिए। निमेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपकी तरफ से आज के पिक्स कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरी तरफ से आज के पिक है, जो पहली पिक है वो 2 दिनों से मीडिया में बहुत ही जिसकी चर्चा है वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर के अंदर हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों में एक अच्छा करेक्शन आ गया है। क्यों आया? तो नई प्रोडक्ट फ्रॉम हार्ली डेविडसन या हीरो मोटर कॉर्प और बजाज की ओर से नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, और मार्केट के अंदर कंपटीशन जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपटीशन बढ़ेगी। तो जो अभी मार्केट शेयर है, स्टिल अभी मेरा इन्वेस्टमेंट रेशनल ये है कि आइशर मोटर यानी जो है वो ऑलरेडी अभी 2 व्हीलर जो प्रीमियम सेगमेंट है उसके अंदर मार्केट लीडर है। मोर देन 80% मार्केट शेयर उसका 200 सीसी से 75 सीसी का जो एक सेगमेंट है प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट, उसके अंदर अभी भी मार्केट लीडर है। कंपनी अगर बात करें तो कंपनी जो है वो टोटल पिछले साल के अंदर 8 लाख यूनिट इंडिया के अंदर और 1 लाख यूनिट जो है वो ओवरसीज मार्केट में सोल्ड कर चुकी है। पर कंपनी का जो फोकस है प्योरली ग्लोबल कंपनी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कई जगह पर अपनी ये प्रोडक्ट खास करके रॉयल एनफील्ड 350, हंटर और मेटियोर जो है वो लॉन्च कर रही है। मुझे लग रहा है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक जो करेक्शन दिया है वो एक रीजनेबल करेक्शन तो बोल सकते हैं, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात देखें तो कंपनी अभी 30 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करी है। ये वैल्यूएशन 2021 के अंदर अगस्त महीना के अंदर का, जब कोरोना की सेकंड लेयर हम लोग देख रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे, और अभी टेक्निकली भी बात करें तो स्टॉक 200 डीएमए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज फ्लो आई है वो एक शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो मैं ये लेवल से बाय करने का रिकमेंड दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है 3800 4500 आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पहला रीजन नॉर्मल मॉनसून का एक्सपेक्टेशन और हम लोग देख रहे हैं कि मॉनसून अभी अच्छा चल रहा है। सेकंड थिंग, फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये 2 सिनारियों में मुझे लग रहा है कि आइशर मोटर जो है वो ये करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पे है और ये लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। और सेकंड पिक जो मेरी है वो ऑलरेडी मैंने कई बार शो पे डिस्कस किया, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। सेकंड पिक इज केनरा बैंक। केनरा बैंक की अगर बात करें तो कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1 से बिलो है, करीब 0.8 के आसपास के भी प्राइस के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। आरबीआई ने जैसे रिपोर्ट दिया था कि अभी पिछले 10 सालों में हिस्टोरिक लो पे एनपीए चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छा क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्रीज वाइज एज वेल एज कंपनी वाइज आने की उम्मीद है। और लोअर एनपीए ये सिचुएशन जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में केनरा बैंक काफी अट्रैक्टिव बनाता है ये लेवल से। तो 390 से 450 का टारगेट प्राइस लेके आने वाले 3 से 6 महीने की व्यू से केनरा बैंक के अंदर बाय करने का मैं रिकमेंड करूँ। हो रहा है पीएसयू बैंक्स में डेटा डायरेक्टर साहब हमारा पड़ा हुआ है। पीएसयू बैंक्स में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि 2 क्वार्टर्स का कंसोलिडेशन हो गया, नंबर खराब नहीं हुए, लेकिन अच्छे नंबर के बाद भी स्टॉक चल नहीं रहे थे। तो 1.5-2 क्वार्टर वो कंसोलिडेशन हो चुका है। कैनरा बैंक, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, इनफैक्ट एसबीआई के धमाकेदार नंबर्स के बाद भी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई नहीं क्रॉस किया था। तो ये जो हेल्दी टाइप का करेक्शन है ये हो चुका है। डायरेक्टर साहब सारे पीएसयू बैंक जो मैंने अभी नाम लिए उनके 6-6 महीने के ग्राफ ले आए हैं। दूसरी बात ये हुई कि अब रिपोर्ट से सजेस्ट करें कि पीएसयू बैंक्स के एनआईएम में उतना कंप्रेशन नहीं आएगा यहाँ से चलते हुए रेट्स बढ़ने पर, जैसा शायद कुछ और में आ सकता है। और ये देखिए क्या बढ़िया चार्ट्स दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बाद तीसरी बात ये है कि आज हमने आपको बताया ये पहले, आज फाइनेंस मिनिस्टर और पीएसयू बैंक चीफ्स मिलेंगे और नए साल के लिए टारगेट सेट किए जाएंगे। पिछला साल ऑलरेडी बहुत धमाकेदार रिकॉर्ड क्वार्टर रहा है, रिकॉर्ड ईयर रहा है बहुत पीएसयू बैंक के लिए। तो इस पर आपको नज़र बना के
रखनी चाहिए। एक और बात हुई है, एम्फी का डेटा क्लासिफिकेशन ले आई है। मयूरेश, आपको ये बात मालूम थी क्या कि जो एम्फी का नया क्लासिफिकेशन आया है, कौन मिड कैप होगा, स्मॉल कैप होगा, कौन लार्ज कैप होगा? रेड्डी साहब देखिए, रनडाउन में पड़े वो ग्राफिक, उसके अकॉर्डिंग कई पीएसयू बैंक सब लार्ज कैप और मिड कैप में आ रहे हैं, जो पहले स्मॉल कैप या और मिड कैप में थे पीएसयू बैंक। रेड्डी साहब, उसकी वजह से भी एडिशनल बाइंग हुई है। ये वाला एंगल मैंने तो अभी जाना, आपने ध्यान दिया था कल 2-3 दिन में जो बाइंग हो रही है, इसकी वजह से भी है? नहीं, आई हैड नो क्लू अजय जी, तो आप जब बता रहे हैं तो मुझे आई थिंक इट्स जस्ट स्ट्राइकिंग मी नाउ कि इनमें मार्केट कैप बढ़ गए हैं, कई पीएसयू बैंक्स के मार्केट कैप अब बढ़ गए हैं, वो नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप जो हुआ करते थे, तो उसका भी एक फैक्टर है। लेकिन हम बात करें लेंडर्स की, तो अंकुर से हम ये जानते हैं आरबीआई ने एक क्रेडिट कार्ड रिलेटेड एक सर्कुलेशन, एक इंपॉर्टेंट खबर है। एसबीआई में काफ़ी, एसबीआई कार्ड्स में काफ़ी बाइंग चल रही है, और क्रेडिट कार्ड का जो कारोबार होता है वो बहुत सारे बैंकों का बेहद बड़ा कारोबार बन गया, एटलीस्ट फी इनकम में। तो ये न्यूज़ आपके लिए जानकारी के लिए ज़रूरी है। ये हम सुन लेते हैं अंकुर से, उसके बाद हम एसबीआई कार्ड्स के चार्ट्स पर चर्चा करेंगे। अंकुर, बताइए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है जिसमें कमेंट्स अभी इनवाइट किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्शंस के तौर पर कुछ बातें बोली गई हैं जो कि कार्ड कंपनियों पर असर डाल सकती हैं, और ये जरूरी होगा कि रुपे, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड कैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उनमें साफ साफ बोला गया है कि कई बार ऐसा पाया गया है कि कस्टमर्स को चॉइस नहीं मिलती है जो कार्ड नेटवर्क है उसको चूज करने के लिए, और इसीलिए कोई भी एक्सक्लूसिव टाई अप है किसी कार्ड नेटवर्क के साथ वो नहीं हो सकता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने यह भी बोला है कि एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क के साथ आपका जो टाई अप है वो होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को चॉइस मिले, और साथ ही साथ एक ऑप्शन मिलना चाहिए एलिजिबल कस्टमर्स को जिसमें मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स हैं। आप इश्यूएंस के टाइम पर कस्टमर्स को पूछेंगे कि कौन से कार्ड नेटवर्क का कौन सा कार्ड उनको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड कस्टमर को चाहिए। तो द आइडिया इज कि जब भी इसी तरीके का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है उसको पूरी तरीके से रोका जाए, और साथ ही तो आरबीआई ने कहा मनचाहा डेबिट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, तो लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं एक तरह से। जैसे आपको याद होगा पहले टेलीफोन अकाउंट में भी यही बात हुई थी, पोर्टेबिलिटी, नंबर पोर्टेबिलिटी। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट? चार्ट्स पे एक बार एसबीआई कार्ड को चेक कर लिए, चला है स्टॉक नीचे से, काफी अंडर ओन्ड और साइडवेज था, लेकिन अच्छा रिबाउंड आया। डायरेक्टर साहब, एसबीआई कार्ड्स का चार्ट लेके आए आप 6 महीने का, और कुणाल बताएंगे। कुणाल, एसबीआई कार्ड्स कैसा दिखता है? वेल, एसबीआई कार्ड की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है 707 से लेकर ऊपर में 930 तक, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते की बात करें तो एक गिरावट हमें देखने को मिली है ना। यहाँ पे मेन बात यह है कि मल्टीपल सपोर्ट एसबीआई कार्ड में हमें देखने को मिला है। वो जो सपोर्ट आ रहा है वो 790 के लेवल पे अभी चला 836। मेरा ये मानना है कि अगर 790 आता है अजय जी तो ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल वहां पे बनेगा। आई कैन से के डिमांड जोन वहां पे क्रिएट होगा जिसके बेस पे अगेन स्टॉक में 1000+ की मोमेंटम दिखा सकता है। तो जैसे ही स्टॉक 790 को अप्रोच करता है, मैं कहूंगा कि वहां पे बाय करके चलने की रणनीति बनानी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये तो एसबीआई कार्ड्स पे बात हुई, लेकिन ये जो आप रीजेक की बात कर रहे थे इसमें कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स भी हैं। आपने बैंक्स को तो हाईलाइट किया आज कि पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे के सारे अब न्यू एंट्री होंगी मिड कैप टू लार्ज कैप में, लार्ज कैप से मिड कैप में, क्योंकि इनकी भी मार्केट कैप घटी है, तो वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स हैं। उसमें मैक्रोटेक जैसे नेम्स हैं, नाइका जैसे नेम्स हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे नेम्स भी हैं। क्या थोड़ा सा, और इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी फिर से आपको एक पिकअप दिख रहा है, एनर्जी स्टॉक्स फिर से रिवाइव हुए हैं तो चलना भी शुरू हुआ है, लेकिन नाइका, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और मैक्रोटेक, क्या इस न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, एक बार चार्ट चेक करके देख लेते हैं कि ट्रेड यहाँ पर बन क्या रहे हैं एक्चुअली। कुछ एक बार आप चेक करेंगे नाइका के ट्रेड या जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ट्रेड चार्ट्स? फ्लैटिश होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ मोमेंटम कुछ समय पहले आया था, बट देन हैजंट रियली प्लेड आउट एज वेल। तो यहाँ पे टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा है 150 से 155 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो मैं कहूंगा फिलहाल इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। योर राइट, एनर्जी का जो पूरा पैक है इसमें अच्छा खासा मूव है, एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज अ लेट एंट्रेंट टू इट। अगर आप देखें पिछले 3 दिनों में ही वेरी हैवी वॉल्यूम बैक मूव इसमें आया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक 310 का जो लेवल है, कल भी अगर आप देखें तो उसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया और वहां से स्लिप होता हुआ नजर आया है। हालांकि मोमेंटम स्ट्रांग है,
तो दिस एक्चुअली स्टैंड्स आउट एज अ बेटर कैंडिडेट स्पेशली कंपेयर टू नाइका। तो यहाँ पे आप लेना चाहें तो एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। 295 ये जो लेवल है इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। कल का हाई 310 का जो है ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा। 318 ये आपके लिए एज अ सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट्स है यहाँ पर। ठीक है, एक बार और दूसरे स्टॉक्स भी देख लेते हैं, एक्शन स्टॉक्स जो पूजा एक बार कंपाइल करके लाई हैं। कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। पूजा बताएं कहाँ कहाँ एक्शन और हो सकता है, एक रिकैप बताएं। जी, सोलारा एक्टिव यहाँ पर नजर रखिए। कंपनी ने 450 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी दे दी और इसके चलते आज स्टॉक में एक्शन एक्सपेक्टेड है। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी लगातार कंपनी अपने कुछ एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर रही है। थोड़े दिन पहले नोएडा में एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट की थी और अब चेन्नई में भी IT पार्क डेवलप करने के लिए कंपनी ने करार कर लिया है। बायोकॉन यहाँ पर एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया कंपनी ने। बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो कंपनी की सब्सिडरी है अब करीब 70 से ज़्यादा देशों में बायोसिमिलर कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर चुकी है। तो इसके चलते बायोकॉन पर भी आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। DCB बैंक पर नजर रखिए। RBI ने टाटा AMC को हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है 7.5% तक। अभी जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो 5% है। आखिर में बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। 8 जुलाई को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कंपनी का जो मौजूदा डिविडेंड यील्ड है वो 25% के पास है। FY23 में करीब 76 रुपीस प्रति शेयर का डिविडेंड अब तक वो अनाउंस कर चुके हैं। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर भी इनकी डिविडेंड की डेट अनाउंस हुई है और इस पर तो ट्रेड होता भी है डिविडेंड के बेसिस पर। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ सौमीत भी जुड़ गए। सौमीत जुड़ेंगे हमारे साथ एक खास एक्सक्लूसिव खबर लेकर। एक बार हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स को चेक कर लेते हैं। कुछ एक बार देखें आप, यहाँ ट्रेड बनता है। थोड़ा स्लगिश है, लेकिन जो इसके की एवरेजेस हैं इसके ऊपर कल इसने मूव दिया था और क्लोज भी हुआ है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक मोमेंटम जो है ये पिकअप होता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी भी एक बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड द अपर एंड ऑफ दैट बैंड इज 315। तो मैं कहूंगा एक्जिस्टिंग पोजीशन हो तो होल्ड करके चले। फ्रेश पोजीशन अगर आप लेना चाहें तो 315 का जो सप्लाई जोन है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक बार क्रॉस होता है तब लें। वहां से आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आएंगे ये 330 और 340 के जो लेवल्स हैं इनके लिए निकल के आएंगे। तो एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें। फ्रेश पोजीशन इज ओनली अ कंडीशनल बाय अबव 315, जिसके ऊपर फिलहाल शायद ये ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। सावंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मार्केट और ट्रेडिंग कॉल्स आगे लेके चलते हैं। प्रशांत, पहले बाजार का व्यू भी क्विक बता दीजिए, क्योंकि 7 मिनट रह गए हैं। सॉफ्टिश एटलीस्ट हरे निशान में तो नहीं है, और ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करें। जी अजय जी, प्रियंका, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल हमने ऑलमोस्ट, अगर मैं जुलाई फ्यूचर्स की बात करूं तो निफ्टी में 19,500 के लेवल को छू लिया, जहां पे एक नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, बट क्या हम ट्रेंड स्ट्रांग है इसलिए स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो ये गलत है। अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए, जो अगर फ्यूचर्स के हिसाब से देखो तो होना चाहिए 19,375, 19375। कल की जो क्लोजिंग थी वो 19,470 ऑलमोस्ट थी, तो उसके 100 पॉइंट नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाइंग कब कीजिए, तो अगर फ्यूचर्स में 19,550 19,550 यहाँ से 90 पॉइंट क्रॉस हो जाए, तब आपको एक मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि ये मूव कॉल राइटर्स के अगेंस्ट जाएगी ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट इन स्पॉट। और मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको शायद एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाए। तो आज मुझे लग रहा है कि 19,500 का जो कॉल राइटर होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मेरे नजरिए से आज इंडेक्स पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। उसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी देखता हूँ तो कल जो क्लोजिंग थी 45,250 फ्यूचर्स में, यहाँ पे आपके लिए 44,950 यानी 45 के जस्ट नीचे एक बहुत अहम स्टॉप लॉस है। अब ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो यही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए सिस्टम में। आज के लिए मैं इंडाइसेस को सिर्फ वेट एंड वॉच पे रखूंगा, कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं करूंगा। और जहां तक ट्रेड की बात है तो ऑटो सेक्टर में मेरा फर्स्ट पिक होगा टीवीएस मोटर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस स्पॉट में होगा 1295 क्लोजिंग बेसिस 1295। टारगेट मेरा होगा 1365 से लेके 1380। नेक्स्ट पिक मेरा होगा गोदरेज कंज्यूमर्स। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा एफएमसीजी में से 1070 1070 स्पॉट में। टारगेट मेरा होगा 1145 1145। राइट, तो ये आपके इंडेक्स पे लेवल रहे। प्रशांत, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे और भी ट्रेड्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त सौमीत से जुड़ते हैं। वो एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। सौमीत, बताएं।
तो बॉम्बे डाइंग के बारे में ये खबर है और हमें जो पता चल रहा है हमारे सोर्सेज से वो ये है कि कंपनी एक लैंड पार्सल बेच रही है सेंट्रल मुंबई में और इसका जो वैल्यूएशन होगा वो करीब 5,000 करोड़ का होगा। कंपनी एक लार्ज जापानीज एमएनसी के साथ बात कर रही है ये लैंड पार्सल बेचने के लिए और ये लैंड पार्सल मोस्टली कमर्शियल पर्पस के लिए ही डेवलप किया जाएगा। अब बॉम्बे डाइंग जितने भी पैसे या प्रोसीड्स इस लैंड सेल से मिलेगी वो अपना डेट कम करने के लिए यूज़ करेगी। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का डेट 4,400 करोड़ से भी ज़्यादा है और अगर लेवरेज की बात करें जो कि डेट टू एबिटा है वो करीब 30 टाइम्स है। अब कंपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग है और उसके पीछे का कारण है हाई डेट, बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट FY23 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का लॉस 517 करोड़ का था और उसके सामने जो फाइनेंस कॉस्ट था वो 523 करोड़ का था। इसके पहले भी कंपनी ने फंड रेज करने की कई कोशिश की थी, उन्होंने राइट्स इशू अप्रूव किया था करीब 940 करोड़ का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कंपनी कभी भी वो राइट्स इशू के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये जो लैंड सेल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए क्योंकि आगे चल के शायद कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर ये लैंड सेल हो जाता है तो। अब रियल एस्टेट डिवीजन की अगर हम बात करें बॉम्बे डाइंग में तो टॉप लाइन में करीब 22% कंट्रीब्यूट करता है। 700 एकर्स का लैंड है कंपनी के पास इन एंड अराउंड बॉम्बे और अभी 2 प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। पहला तो दादर में है आइलैंड सिटी सेंटर और दूसरा वर्ली में वाडिया इंटरनेशनल सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 2 स्टॉक्स इंपैक्ट किए जाएंगे। ऑलराइट, बॉम्बे डाइंग तो करेगा ही। बॉम्बे डाइंग भी क्या स्टोरी है, मतलब अपने आप में बहुत पुरानी कंपनी है, 100 साल से पुरानी कंपनी है। करेक्ट। और दूसरी BBTC एक होल्डिंग कंपनी भी है इनकी। BBTC में लोगों की ज़्यादा रुचि हो जाती है। बॉम्बे डाइंग तो खैर देखिए 60% चली गया है, ये 16% चला है। दोनों ये बता दूं मैं पहले ही कैवेट कर दूं कि ये कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है BBTC। बॉम्बे डाइंग में थोड़ी फिर भी वॉल्यूम होती है। क्विक चार्ट चेक दोनों स्टॉक्स के क्या रिएक्शन बनते हैं और चार्ट्स क्या कह रहे हैं ये खबर पे। कुणाल आप ही बता दीजिए। वेल सबसे पहले बॉम्बे डाइंग की बात कर लेते हैं। बॉम्बे डाइंग जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है 121 के अराउंड है और स्टॉक में हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है एंड अभी ओपनिंग भी देखने जाए तो पॉजिटिव ओपनिंग है। इस लेवल पे बाय करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि स्टॉक में 142 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और जैसे ही 142 ब्रेक होता है ऊपर में 151 से लेके हमें ऊपर में 188 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है क्योंकि वीकली चार्ट में काफी अच्छा ब्रेकआउट है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड करके चल सकते हैं। एंड BBTC की अगर बात करूं, BBTC इस लेवल पे जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है नाउ, BBTC में एक ऐसा मौका है कि हम यहाँ पे पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, 1115 के अराउंड का ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 1040 का है। ऊपर के टारगेट की अगर बात करें तो ऊपर में BBTC में हमें ऊपर में तकरीबन 1250 जैसे ही ब्रेक होगा 1440 तक के लेवल ऐसे टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो बॉम्बे डाइंग में जिनकी पोजीशन है वो होल्ड करके चलिए और BBTC में नई पोजीशन यहाँ से बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो आप नई पोजीशन भी यहाँ से बनाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 1% आपको इस वक्त प्री ओपन में दिख रहा है और बॉम्बे डाइंग पे ये एक्सक्लूसिव नजर इस खबर का असर नजर जरूर रखेंगे। लेकिन कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स जो थे कल वेल्सपन कॉर्प में भी एक अच्छी खासी मूव थी, 6-7% की मूव थी, ब्रेकआउट शेयर है ये। क्या आज फर्दर फॉलो अप एक्शन आना चाहिए, इसमें आ सकता है कुछ? एक बार चार्ट चेक करें। जी हाँ प्रियंका, बिल्कुल आ सकता है बिकॉज टिपिकली जब हमने ऐसे वॉल्यूम्स के साथ इतना अच्छा मूव आते हुए देखा है तो उन स्टॉक्स में फॉलो थ्रू भी आते हुए देखते हैं। अगेन मार्केट्स भी इतने नेगेटिव नहीं है, दे आर जस्ट टेकिंग अ ब्रीदर, तो उसका भी एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है इसमें बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। इसका की रेजिस्टेंस जोन था 280 का, उसके ऊपर कल की क्लोजिंग भी हुई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगेन एक शार्प अप मूव आया है इसलिए मैं कहूंगा वॉल्यूम थोड़ा सा लाइट रखें, बट पोजीशन एक डेफिनेटली आप ऑन द पॉजिटिव साइड बना सकते हैं। यहाँ पे 280 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। जो टारगेट रहेगा आपके लिए पहला 295 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है ये 305 के करीब रहेगा। सो इन लेवल्स के लिए वेल्सपन कॉर्प में आप एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। आज के टारगेट को अपाई कर रहे हैं यहाँ पर। प्रशांत, आपकी रिकमेंडेशन क्या है आज की? जो 2 रिकमेंडेशंस मैंने दी TVS मोटर्स वो मेरी फर्स्ट कॉल होगी क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, तो उसके साथ मैं बना रहूंगा। और यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस दिया 1295 1295 क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 1365 से 1380। नेक्स्ट पिक FMCG गोदरेज CP और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1070। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 1145 से लेके 1155 तक का होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये 2 आपके स्टॉक रिकमेंडेशन है। आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज को लिया है,
ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट था, लेकिन अब आप फिर से देख रहे हैं यहाँ टारगेट शायद हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, एक बार इसे रिवाइज करेंगे। टारगेट आपका क्या है प्रशांत, वेरी क्विकली? जी, गोदरेज कंज्यूमर में मेरा टारगेट होगा 1145 से लेके 1155। गोदरेज कंज्यूमर आपका टारगेट ट्रेड है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए इस बीच मार्केट अबाउट टू ओपन और थोड़े से सॉफ्ट नोट पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी भी आपको इंडिकेट कर रहा था 19,400 के नीचे। कल भी दिन भर एक नैरो रेंज में ही बाजार ने ट्रेड किया, लेकिन देखते हैं कि आज क्या अटेम्प्ट करता है या नहीं। आज जो बड़े स्टॉक्स खुले हैं ओपनिंग के साथ, उनमें पावर स्टॉक्स तो क्लियरली दिख रहे हैं। निफ्टी आपको 19,400 के नीचे और बैंक निफ्टी लगभग 45,050 के पास खुलते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त मूव जो बड़ी मूव्स हैं वो कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक्स में कई सारी हैं। एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में आपको मूव दिख रही है और पावर स्टॉक्स में पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हैं। JSW स्टील ये आ गया ऑफिशियली कि ये सेंसेक्स में रिप्लेस करेगा HDFC को। काफ़ी हद तक ट्रेड हो भी चुका था, लेकिन आज उस मोमेंटम पे इस वक्त फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्ट्राटेक फिर से, क्योंकि सीमेंट स्पेस के लिए थोड़ा सा मॉनसून का ऑनसेट होना एक नेगेटिव न्यूज़ होती है, लेकिन अल्ट्राटेक के अच्छे बिजनेस अपडेट्स के बाद लगातार आप देख रहे हैं ये स्टॉक तो मूवमेंट में है ही। लेकिन एट द सेम टाइम आयशर मोटर पर आज भी दबाव है। इस वक्त ओपन होने के साथ टॉप लूजर आयशर मोटर ही है, 1% यानी लगभग 10-11% की इस 3 दिनों में स्लाइड मूवमेंट देख चुके हैं आयशर मोटर्स पे। दूसरे स्टॉक्स में आज हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा सॉफ्ट है, बजाज ऑटो भी थोड़ा सॉफ्ट है। इतनी बड़ी मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है। स्टील काउंटर्स और इंडसइंड बैंक भी, कल इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, इनमें अच्छी खासी मूव थी। बुलिश रिपोर्ट्स भी आई, प्लस प्रोमोटर को स्टेक हाई करने का जो परमिशन मिला, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड हो चुका था। IT काउंटर्स इस हफ्ते से कंट्रीब्यूट IT और मेटल कर रहे थे, अभी फिलहाल खुलने के साथ थोड़े से सॉफ्ट खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी में दूसरे जो काउंटर्स आप लार्ज कैप्स की बात करें, उसमें आपको DV's लैब कल टॉप गेनर था, अभी थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिख रही है आपको यहाँ पर, लेकिन माइनर सा एक गैप था जिसके साथ ये खुला था और ये कवर अप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक बार मिड कैप स्पेस में भी देख लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन है। मिड कैप में बात करें तो वहाँ, क्योंकि कल मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन था स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट आपको अभी मेटल के ट्रेड्स पहले टॉप लूजर दिख रहे हैं, सेल, JSPL जैसे काउंटर्स। उसके अलावा यहाँ डिलीवरी पे भी एक रिपोर्ट थी कल, उसका मूव था, लेकिन आज वहां पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस है। लेकिन एट द सेम टाइम हिंदुस्तान जिंक में डिविडेंड का ट्रेड हमेशा प्ले करता है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आई है और इस वक्त टॉप गेनर आपको हिंदुस्तान जिंक दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ा सॉफ्ट होने का फिर से रीगेन करते हुए प्रेस्टीज में मूव है। अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट से भी, और अभी लैंड पार्सल की न्यूज़ बॉम्बे डाइंग में भी अभी हमें समीर बता के गए, तो रियल एस्टेट को फोकस करेंगे। JSW एनर्जी यहाँ पर आपको 1-1.5% की मूव दिखाई दे रही है और मैक्स हेल्थ केयर फिर से एक मूव के साथ लगातार धीरे धीरे चल रहा है मैक्स हेल्थ केयर। देखिए खास बात ये है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भले ही थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आए हो, लेकिन अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के ओपनिंग टिक्स के ऊपर नजर डालें डायरेक्टर साहब, तो आपको नजर आएगा कि वो एक बहुत ही अच्छे हरे निशान में खुले। तो कल वाली जो बात मैं कह रहा था कि निफ्टी मिड कैप, BSE मिड कैप, स्मॉल कैप इंडिसेस पे आप नजर डालिए, वहाँ पे आपको तेजी ही दिखाई देगी, एटलीस्ट रिलेटिव तेजी दिखाई देगी। तो मानसी जी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुकी है। मानसी, कौन से मिड कैप पे आपकी नजर है आज? हिंदुस्तान जिंक से शुरुआत करेंगे। एक तो अंतरिम डिविडेंड पर विचार के लिए और बोर्ड बैठक की जो खबर आती हुई दिखी है, उसके ठीक बाद हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक प्राइस में करीब 2.5% की मजबूती और मिड कैप इंडेक्स में जहां अच्छी शुरुआत इंडेक्स की हुई है। ऑफकोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में म्यूटेड एक्शन है, लगातार दूसरा दिन है जब शुरुआत हम देख रहे हैं करीब 48-50 अंकों की गिरावट के साथ, लेकिन मिड कैप में अब भी करीब 50 अंकों की ही सही लेकिन मजबूती के साथ शुरुआत हुई। इसमें हिंदुस्तान जिंक सबसे आगे है। एसी में अगर रियल एस्टेट पैक को देखेंगे, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स भी हैं, और साथ ही अजय डिफेंसिव्स के तौर पर मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फार्मा में, लेबोरेटरी स्पेस लेबोरेटरीज में लॉरस लैब्स को देख लीजिए, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रूवरीज को देखेंगे, करीब 0.5% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। पेटीएम पर कल शायद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मूवमेंट आज आप देख पाएंगे, आधे से 1% तक की तेजी। और इसी तरह की तस्वीर आपको स्मॉल कैप में भी दिखेगी, जहां केसी इंटरनेशनल, लेटेंट व्यू, KPIT टेक्नोलॉजीज, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन कि ये सारे के सारे स्टॉक्स से जुड़े मैनेजमेंट पिछले कुछ दिनों में 18 स्वदेश पर आए भी, हमने विस्तार से उनसे बातचीत भी की। जी हाँ बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं और कुछ ओपनिंग ट्रेड्स हम अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं और उसकी शुरुआत करेंगे प्रशांत सावंत। प्रशांत, जो आपने ऑलरेडी स्टॉक्स बताए, उनके अलावा बाजार के खुलने पर कौन से एक स्टॉक पे आपको ट्रेड नजर आता है?
जी बिल्कुल, एक स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो होगा एक्सिस बैंक, करीबन 970 970 के लेवल पे। मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे से पिकअप होना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा स्लगिश हो चुका है, तो यहाँ से एक्सिस बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखेगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 954 954 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 995 995 का। कुछ आप बताइए, प्रशांत का तो एक्सिस बैंक है, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? डिस्कस नहीं होता है लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। अगर मैं इसके चार्ट्स देखूं तो इसमें जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, ये काफी दिनों से बरकरार है, ओवरहीटिंग से अभी थोड़ा दूर है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो एक पोजीशन रादर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट्स आपके लिए 388 और 395 के रहेंगे, नियर टर्म टारगेट्स हैं, और स्टॉप लॉस जो है ये आप 375 का लेके चलें। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ये एक पिक रहेगा मेरा। बाबू, आपका क्या रहेगा ओपनिंग ट्रेड? आपको आवाज आ रही है कुणाल? यस अजय जी। मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा रियलिटी सेक्टर में, एंड नाम है ओवरऑल रियलिटी। 1028 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड ब्रेकआउट पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला है स्टार्टिंग सेशन से। कल भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। मैं कहूंगा कि ओवरऑल रियलिटी बाय करके चलिए। नीचे में जो हमारा एसएल रहेगा 1000 का एसएल रहेगा। पहला टारगेट 1050 का है जो उसका इमीडिएट हाई है। जैसे ही 1050 ये काउंटर ब्रेक होता है, ऊपर में हमें 1112 तक के लेवल की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, यानी कि तकरीबन 8 से 9% तक का भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल रियलिटी प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की राय है। 1000 के एसएल के साथ 1050 पहला टारगेट, उसके बाद 1112 दूसरा टारगेट। एनर्जी स्टॉक्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं मयूरेश के साथ। मयूरेश, आपने देखा होगा टाटा पावर को स्मार्ट मीटरिंग का एक ऑर्डर मिला है करीब 1800 करोड़ का। टाटा पावर डेज हाई की तरफ भाग गया है। कल हमारे साथ जीनस पावर के मैनेजमेंट बता रहे थे, जीआईसी के साथ उन्होंने बड़ा एक जॉइंट वेंचर किया है कि स्मार्ट मीटरिंग में सरकार बहुत फोकस कर रही है। जीनस पावर कल सर्किट आज 6% और टाटा पावर डेज हाई। साथ में जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी, जिसकी ब्रेकआउट की बात प्रियंका ने कही थी, आज भी 2-3%। आप पावर स्टॉक्स में क्या खेलेंगे मयूरेश? तो अजय जी, आई थिंक टाटा पावर जैसा जो स्टॉक है, यहाँ पे जो थर्मल एसेट्स है, जो रिन्यूएबल्स में एक बढ़ोतरी हमें दिख रही है, एक कंसोलिडेटेड इबिटा डेफिनेटली इंप्रूव होगा। की पिवट लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। नेट डेट लेवल्स ऑन दी ओनियल लेंस, नेट डेट लेवल्स एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज, क्योंकि कैश फ्लोज जो नए प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे वहां से आई थिंक ठीक ठाक आने लगेंगे। तो आई थिंक थोड़ी स्ट्रेंथ इसमें देखना चाहूंगा, भाई ये स्टॉक जरूर नजर पे रखूंगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये एक दूसरा इंटरेस्टिंग काउंटर है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 6.6 गीगावाट, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट टू गो अप टू अराउंड 9.4 या 9.6, यानी जो कैपेसिटी सारी बढ़ेंगी ये सारी रिन्यूएबल से बढ़ेंगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज जो रिन्यूएबल्स में केपेक्स लगता है, जो एंट्री बैरियर्स हैं टुवर्ड्स दिस सेगमेंट, ये काफी महत्वपूर्ण है। कितने पीपीएस आप टाई अप करते हो, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपीएस हैव बीन टाइड अप, जो इबिटा और बॉटम लाइन को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, जैसे दूसरे और अलग प्लांट्स कमीशन होते जाएंगे। और ऑलमोस्ट 60% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यूज एंड इबिटा कंट्रीब्यूशन बाय FY25 FY26 मैनेजमेंट को लगता है रिन्यूएबल्स होगा, एंड बाय FY30 मोर देन 80-85%। मुझे लगता है आई थिंक एक तगड़ी स्टोरी बिल्डअप हो रही है विद द गवर्नमेंट फोकस ऑन रिन्यूएबल्स। टाटा पावर भी रिन्यूएबल्स की तरफ आई थिंक अच्छा खासा उद्यान कर रही है। जो स्मार्ट मीटरिंग का ऑर्डर मिला है, यहाँ पे भी आई थिंक द स्पेस इज ह्यूज। तो आई थिंक लगभग 3 लाख करोड़ के होल्डर आ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और शायद टाटा पावर जैसे स्टॉक्स इसके मद्देनजर भी फोकस में रहे। तो बिल्कुल आई थिंक टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसमें मोमेंटम बरकरार। तो टाटा पावर पर नजर जरूर रखें, बड़े ऑर्डर्स इस पूरे स्पेस में मिल सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉप गेनर है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, और क्योंकि अर्निंग्स अब आगे बाजार देख रहा है जिसके बेसिस पर ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटानिया इनफैक्ट आपको लास्ट क्वार्टर्स में भी याद होगा, वहां पर भी उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारा मार्केट शेयर इतना बड़ा है और उन्हें बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है रूरल ग्रोथ। आई रिमेंबर ऐसी कुछ कमेंट्री उन्होंने क्लियरली कही थी कि हमारा मार्केट शेयर इतना बड़ा है
और अब इस वक्त ब्रिटानिया इंडस्ट्री आप टॉप गेनर देख रहे हैं और भले ही चाहे डाबर मेरिको की Q1 अपडेट्स में थोड़ी सी स्लगिशनेस आपको उन्होंने जरूर बताई हो, लेकिन एक मार्केट लीडर के लिए ज्यादा चुनौती। देखिए ब्रिटानिया थोड़ी डिफरेंट कंपनी है क्योंकि अभी ये अर्बन खाने पीने अर्बन फूड वाली कंज्यूमर कंपनी है। मेरिको अगर गोदरेज कंज्यूमर में डिफरेंट है, रूरल बढ़ जाती है नहीं, वो पर्सनल केयर वाली है, कैटेगरी दोनों की दूसरी। लेकिन आपने कहा था कि मेरिको में सॉफ्ट कमेंट्री दी है और हमारे कुणाल बाबू ने कहा था कि अगर आपको ये नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। उसमें एक और डिटेल है जो शायद आपको मिस कर गए अपने व्यूज को बताना। मेरिको ने बोला है कि वन ऑफ वीकनेस है इस क्वार्टर में, वन ऑफ वीकनेस है, इसलिए ये बाय ऑन डिप है। ये देखिए 532 का लो बना आगे बोला कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आगे फर्दर पिकअप हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो अगर वन ऑफ है और ट्रेंड वीक नहीं है तो बाय ऑन डिप्स। ये देखिए बाय ऑन डिप हुआ 532 के भाव से। घरेलू वॉल्यूम में धीमापन तो ठीक है, लेकिन ये वन ऑफ है, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी की वजह से इसमें कमजोरी, यानी लेने का कभी भी लाल निशान मिल रहा है। खुश लेना चाहिए 534। खुश मेरिको लेंगे आप? तो अजय बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक जो फ्लोर प्राइस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, सो टू स्पीक, विच इज 525, ये इसका नियर टर्म सपोर्ट है। नॉट ओनली नाउ, अगर मैं देखूं तो पिछले 2 से 3 महीने पहले भी इसी प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके रिबाउंड किया था। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, बट जैसा आपने बताया ये कमेंट्री का इम्पैक्ट हो सकता है, बट वहां से स्टॉक रिवाइव करते हुए भी नजर आ रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। पहला टारगेट आपके लिए 545 का निकलेगा। दूसरा टारगेट जो उसने रिसेंट हाई बनाया था विच इज 560 का, स्टॉक उनको उस लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। एंड स्टॉप लॉस की जो बात कर रहे हैं 525, जिस लेवल का मैंने जिक्र किया, जो अच्छा खासा एक बेस बन चुका है स्टॉक के लिए, वो आपके लिए एज स्टॉप लॉस एक्ट करेगा यहाँ पे। चलिए मैरिको पर ये रहा है, ऑन कंजम्पशन थीम पर लगातार फोकस है ही। और अगर मैरिको की इन पर्टिकुलर बात करें तो जो कमेंट्री में वन ऑफ के कमेंट्स आते हुए देखें, वो एक ऑब्जर्वेशन है जिस पर खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस बीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे तो इस वक्त एनर्जी, पीएसयू, बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार को इस कंसोलिडेशन में भी संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे आगे खड़ा है रियल एस्टेट सेक्टर। हाँ, ये जरूर है कि मानसून से ठीक पहले, मानसून के साथ साथ हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट इंफ्रा एक्टिविटीज कमजोर पड़ती हैं। लेकिन जो तमाम खबरें आ रही हैं रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़ी हुई, ऑपरेशनल अपडेट्स जो आ रहे हैं, लॉन्चेस की खबरें आ रही हैं, वो सारी की सारी अब भी इस सेक्टर के लिए सपोर्ट के तौर पर साबित हो रही है। प्रशांत, आप देखिए प्रेस्टीज एस्टेट जेवी की खबर आती हुई दिखी, लैंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, आईटी पार्क्स चेन्नई में कंपनी अपने बिजनेस को डेवलप करने की बात कर रही है, उसके ठीक बात करीब 3% की मजबूती। और इनफैक्ट रियल एस्टेट में ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बाद आज के सत्र में अगर देखें तो प्रेस्टीज एस्टेट में एक आउट परफॉर्मेंस डेवलप हो रहा है। आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, गुड मॉर्निंग। और जहाँ तक प्रेस्टीज की बात है, मुझे लग रहा है बहुत ही पिक्चर परफेक्ट, जिसे हम टेक्निकल डिप कहते हैं, 20 दिनों के एवरेज पे वो आई थी, वहां से स्टॉक पिकअप हुआ है, तो परफेक्टली चार्ट्स को फॉलो कर रहा है। 590 के लेवल पे है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 565 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखिए आप और होल्ड कीजिए। यहाँ से ये स्टॉक अगर पिकअप हो जाए तो आपको कम से कम 640 तक के लेवल दिखने चाहिए। ये मैरिको वाली पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन्होंने सफोला वगैरह की डीस्टॉकिंग की है इस क्वार्टर में, और साफ तौर पे उन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर अपडेट में लिखा है वन टाइम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन आगे आने क्वार्टर में शार्प। तो स्टॉक देखिए हमारे सामने 532 का लो बना के 536-37 पे आ गया है। ये भाग जाएगा स्टॉक यहाँ से अगर ये वाकई में वन ऑफ है, बाजार को भनक लग गई, क्योंकि कंज्यूमर स्टॉक्स में अच्छे मानसून के चलते बहुत बढ़िया रिबाउंड आया। इस पर नजर रखिए। रिलायंस पे लेके आइए, 2 दिन अच्छा चला, फिर 2 दिन साइडवेज चला गया। अगर जीआरएम इंप्रूव करने की बात आ रही है तो रिलायंस की भी करेंगे। जी हाँ, 1% ऊपर। कुछ 2600 पे बनता है क्या बाय? बिल्कुल बनता है। और देखिए आज भी अगर मैं देखूं तो जो थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि मैं इसका एक अपर बैंड है जो ट्रैक कर रहा हूं फ्रॉम, एज आई सेड, द एंड ऑफ मार्च का जो टाइम है, उसका जो लो बना था वहां से, और अभी भी जो डिप है वो बिल्कुल उसका जो लोअर बैंड है उसी के पास में है, तो अभी भी उस अपर बैंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जब उसके नीचे स्लिप होगा, या मान लीजिए 2540 का जो लेवल है जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जाएगा, तब हम ट्रेंड चेंज मोमेंटरीली कंसिडर करेंगे। बट अप अंटिल देन मेरे लिए फिलहाल ये बिल्कुल बाय ऑन डिप्स के ही पैटर्न में बना हुआ है। तो यहाँ से भी अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहें और रिलायंस जैसा स्टॉक है, पोजिशनल व्यू लें तो थोड़ा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यही जो 20 डे मूविंग एवरेज है विच इज 2540, ये आपके लिए एज स्टॉप लॉस एक्ट करेगा पोजिशनली।
2680 एंड 2750 के जो लेवल्स हैं इनको आप बिल्कुल नजर में रखें। ये दीस कैन कम इनटू प्ले वेरी सून। एक और मामला नजर पे रखना जरूरी है। बाजार तेजी में है, अच्छे बाय ऑन डिप्स देखी जा रही हैं, मॉनसून चारों तरफ फैलता जा रहा है। इनफैक्ट मॉनसून की वजह से कुश और मयूरेश आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेके आए हैं हम। आमतौर पर मॉनसून सीजन में क्या होता है, आपको याद होगा, एटलीस्ट बॉम्बे वाले मॉनसून सीजन पे, ऑफ सीजन में अच्छे 5 स्टार होटल्स में, गोवा जैसे शहरों में बड़ी अच्छी डील मिल जाती है। वेरी अफोर्डेबल डील्स। क्यों? क्योंकि 20,000 वाला रूम आपको 8,000 में मिल जाएगा। और अजय आपको पता है, इनफैक्ट गोवा जाना लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि मॉनसून में वहाँ कई सारे क्वारीज बन जाते हैं, विच इज सीनिक इन इटसेल्फ। जी हाँ, तो ये चलता था कि सब ऑफ सीजन है, नीचे में माल मिलेगा, राइट। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार होटल्स की बुकिंग पूरे देश में मॉनसून को ऑफ सीजन समझने के बाद भी तेजी दिखाई दी। इस बार अलग ट्रेंड दिख रहा है, यानी नीचे में बायर बैठे हैं। हमेशा ये सोच के कि ब्लॉक आएगा, नीचे आएगा भाव, हम लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं। ओयो के ताज़ा आंकड़े आए हैं, वो बता रहे हैं, क्योंकि ओयो के पास पूरा डेटा होता है कि टूरिस्ट प्लेसेस, माउंटेन्स में, बीचेस में, दुनिया भर में बहुत तेजी के साथ है। विनी से एक डेटा एक बार ले लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ पे ज़्यादा बाइंग आ रही है। उसके बाद हमारे जितने भी घुमक्कड़ पैनलिस्ट हैं और दोस्त हैं, कुश हैं, कुणाल परार की तो इतनी बड़ी हंसी आ गई इस बारी बात को सुन के। सभी लोग हैं, सबसे एक फेवरेट पेज के बारे में जानेंगे। लेकिन विनी, आप बताइए बुकिंग सबसे ज्यादा कहाँ चल रही है? विनी, ठीक, विनी का माइक निकल गया है। लेकिन अजय, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि वैसे अफोर्डेबल हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त टैरिफ बढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड था, इसके पीछे की वजह भाव नीचे आता है, बट इस बार नहीं आया। एक बार विनी से जानते हैं। विनी बताइए। एब्सोल्युटली, तो ये टाइम जो देख रहे हैं कि मौसम का मॉनसून मौसम में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रही है होटल बिजनेस के लिए। और ये कमेंट्री आ रही है ओयो से। नॉर्मली समर्स में तो वेकेशन टाइम पे तो काफ़ी हाई होती है डिमांड, पर Q2 नॉर्मली देखें तो होटल बिजनेस के लिए काफ़ी वीक होता है क्योंकि मॉनसून में ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते हैं। तो यस, ये टाइम ट्रैक्शन डिफरेंट दिख रही है। सब लोग बाहर जा रहे हैं, काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं मॉनसून सीजन में, और ये करंट ट्रेंड हाईलाइट किया हुआ है ओयो ने अपने रिसेंट एक आर्टिकल में उन्होंने बताया हुआ है। नाउ ये अपसर्ज दिख रही है बुकिंग्स में ओवरऑल मॉनसून सीजन के लेकर। तो आगे जाते हुए जो मॉनसून सीजन है उसमें भी काफ़ी ऐसा अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेड है। ओयो ने बताया है कि उन्होंने 32% की अपडेट देखी है बुकिंग्स में अपने मॉनसून सीजन में कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मॉनसून के सीजन में। ओवरऑल 124% इंक्रीज देखे तो उनकी जो माउंटेन डेस्टिनेशंस है, हिल स्टेशंस है, वहाँ पे काफ़ी अपडेट देखी है। 124% की इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो टॉप डेस्टिनेशंस देखे वहाँ पे तो है नैनीताल, मसूरी, शिमला, लोनावला, ऊटी, ये काफ़ी ट्रेंड कर रही है। ये काफ़ी जगह है जहाँ पे बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है मॉनसून सीजन के लिए। उसके अलावा बीच डेस्टिनेशन, सबको अपना बीच का व्यू पसंद है तो वहाँ पे 112% की इंक्रीज देखी हुई है बीच के डेस्टिनेशंस पे। तो वो डेस्टिनेशंस है गोवा, पौंडीचेरी, अलीबाग, कोलम, ये है टॉप चॉइसेस वहाँ की डेस्टिनेशंस के लिए। और ये डेस्टिनेशंस ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रोथ दिख रही है डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, पर सब में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। ओवरऑल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे भी काफ़ी ग्रोथ ट्रैक्शन दिखी हुई है, जो जैसे वाराणसी देखे, पुरी देखे, तिरुपति देखे, अमृतसर देखे, हरिद्वार देखे, वहाँ भी एक इमर्जेंट ट्रेंड दिख रहा है कि जहाँ पे भी इंक्रीज दिख रही है अच्छी ग्रोथ। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है मॉनसून के सीजन में। चलो, ऑफ सीजन नहीं हुआ इस बार तेजी हो गई, रूम रेंट्स बढ़ रहे हैं। ये ओयो की एक रिपोर्ट है। अब आप बताइए कि आप ट्रैवल को कैसे खेलेंगे? लगेज से खेलेंगे, होटल से खेलेंगे, प्लेटफॉर्म कंपनी जो करती हैं ईज माई ट्रिप, IRCTC, कैसे खेलेंगे? कुछ आप बताइए सबसे पहले। अजय, डायरेक्टली होटल से खेलेंगे बिकॉज बहुत समय बाद इन स्टॉक्स में ट्रैक्शन आया है और बनते हुए भी देख रहे हैं, बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। सो इसमें मेरा जो टॉप पिक है इंडियन होटल्स ही रहेगा। अच्छे खासे रनअप के बाद हमने इसको साइडवेज जाते हुए देखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे देयर इज नो हार्म डन। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के पास रिस्पेक्ट लेके स्टॉक अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पे आप एक बाय पोजिशन ले सकते हैं। जिस तरीके का आपने पूरी सीजन की बात की है, मैं कहूंगा यहाँ पे भी आप एक पोजिशनल व्यू लेके चले, एक सीजन का व्यू लेके चले, तो आपको यहाँ पे 405 का जो इसका रिसेंट हाई था
और 425 का जो दूसरा लेवल है, इन टारगेट्स को आप ध्यान में रखते हुए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, इसको करीब 360 365 के जो जोन्स है इसके आसपास लेके चले तो मेरे लिए होटल्स विल बी लाइक अ डायरेक्ट एंड अ वेरी क्लियर पिक फॉर द ट्रैवल एंड टूरिज्म प्ले। ठीक है, आप इंडियन होटल्स को यहाँ से प्लस करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, इस बीच बाजार थोड़ा सा तो स्लिप हुआ है, 400 के नीचे, वो ऑलरेडी लगातार उसी जोन में है। और बैंक निफ्टी एक डिप आई थी, उसे बॉट हुई है, लेकिन फिर से अब आप देख रहे हैं कि 50-60 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिली है। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे सवाल नहीं पूछा आपने, कहाँ घूमने जा रहे हैं? कुणाल, आप कहाँ इतना मुस्कुरा रहे थे स्टोरी के ऊपर, कहाँ घूमने का प्लान और आप कैसे खेलेंगे इस ट्रेंड को? वेल अजय जी, अच्छा हुआ आपने एक रिसर्च हमारे सामने रख दिया है। हम एक्चुअली प्लानिंग कर रहे थे घूमने जाने का, लेकिन जिस हिसाब से अभी ओवर बुकिंग चल रही है, मुझे लग रहा है कि जो मेंटल पीस के लिए हम जा रहे थे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। और आए दिन आज इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग मसूरी गए, मनाली गए, वहां पे ट्रैफिक की इतनी लंबी लंबी लाइन है कि पब्लिक को वहां पे पहुंचने में 24 घंटे लग रहा है। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कि आपने ये रिसर्च दिखाया हमें। ना हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन हाँ, अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं अजय जी, तो एक स्टॉक है टाज जीवीके करके, जिसमें अभी फिलहाल एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 245 के लेवल का, एंड फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। बाय करके चलने की सलाह यहाँ पे बनेगी 230 के एसएल के साथ। 245 चल रहा है, हम एसएल रखेंगे 230 का। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 256 का पहला टारगेट है, और 256 का जैसे ही ये इमीडिएट टारगेट ब्रेक होता है, हमें 290 तक के भी टारगेट ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तकरीबन 17 से 18% की भी मोमेंटम मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बाय करके चलने की सलाह है 230 के एसएल के साथ। ठीक है, 230 का स्टॉप लॉस ताज जीवी के होटल्स पर है कुणाल की नजर। लेकिन आइए फंडामेंटल आउटलुक भी तो समझते हैं। मयूरेश, आप भी तो ट्रैवल प्लान्स बना रहे होंगे, क्या प्लान्स है, या फिर आप इस रिपोर्ट के बाद अपने प्लान्स को भी पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हैं? वैसे मॉनसून तो काफी हद तक मुंबई में तो एटलीस्ट छा गया है। नहीं, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ इस पे। मैं सोचता हूँ वीकेंड पे नहीं निकलना चाहिए, वीकडे पे निकलना चाहिए। सिर्फ मेरे बॉस को मत बताइए। वैसे भी छुट्टियां आधी तो बेकार ही जाती है, राइट, लैप्स जाती है, तो वीकडे में लेके जाइए। तो स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। वी हैव स्पोकन अबाउट दिस एट नोजिया। काफी कुछ ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए। दे आर सीइंग द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होते जाएगा इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इनफैक्ट जो अनलिस्टेड स्पेसेस में जो स्टेकेशन वाली भी कंपनीज होती हैं, आप एयरबीएनबी देखें एंड द अदर्स, वहां पे भी आपको मिल नहीं रही है रूम्स, एंड दोज रेट्स हैव आल्सो शॉट अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। वर्ल्ड कप आ रहा है, काफी स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। बट इसमें से आई थिंक जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे वो है शैले होटल्स। रूम्स बढ़ा रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, इनकी एन्युटी बिजनेस में जो इजाफा हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक, ये एक एज देता है इनको और एक एडवांटेज भी देता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेट लेवल्स है ओवरऑल बैलेंस शीट के ऊपर, हमें लगता है वो अच्छे खासे रिड्यूस हो सकते हैं विद इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज बिकॉज ऑफ द एसेट लाइट मॉडल इटसेल्फ। तो मुझे लगता है आई थिंक लॉट ऑफ ट्रिगर्स, लॉट ऑफ टेलविंड्स फॉर द सेक्टर इटसेल्फ। इंडियन होटल्स, ताज जीवी के अच्छे मोमेंटम में नहीं, बट ये स्टॉक आपके नजर पे जरूर रखना चाहिए ऑन दी ओरिजिन। आपको शैलेट होटल्स पसंद आ रहा है? आप नए उनकी डील्स की बात करें। लेमन ट्री की भी इनफैक्ट कल ही एक न्यूज़ आई थी, उन्होंने उदयपुर में 45 रूम्स के लिए एक नया करार किया है। प्रशांत, आपकी क्या होगी यहाँ पर पिक? जी, मैं कुछ के साथ सहमत हूँ और मैं इंडियन होटल्स के साथ बना रहूंगा। मुझे लग रहा है लीडर है सेक्टर में, तो इसके साथ बने रह सकते हैं। ओवरऑल एक जो डिप आनी चाहिए थी वो भी आ चुकी है, तो अभी आप कंफर्टेबली 370 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के इसको ले सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है कि फिर से करीबन 410 415 तक जा सकता है। और ये बताइए प्रशांत, जो इतनी तेजी में पैसा कमाया है वो कहाँ खर्चेंगे जाके? घूमने कहाँ जाएंगे? इंडिया या कहीं बाहर? अजय जी, जितना तेजी में कमाया उससे कहीं ज्यादा फरवरी और मार्च में, आपको तो पता है डाउन ट्रेंड में ज्यादा एग्रेसिवली काम करता हूँ मैं। बट जहां तक घूमने का सवाल है, मैं मंथ ऑफ मई में एक बहुत अच्छी टूर करके आया था मनाली, और अब जो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ वो इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, पैकेज इटसेल्फ अ टूर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर थोड़ा लंबा प्लान है अप्रैल में। क्या बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच। रूम कितने बुक कराया है? रूम कौन सा बुक कराया है?
कि मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ, फिलहाल रिवील नहीं करूंगा, थोड़ा सा आप रूम की बात करिए, वहाँ हमने बंगला ले लिया एक ऐसा कुछ होगा थोड़ा दूर हमारे पैनलिस्ट तो ओके। तो चलिए, ये तो होटल स्टॉक्स, ओवरऑल ट्रैवल और लीजर प्लान्स की बात हुई। और ऑफ कोर्स अजय, आज तो गुरुवार है और हम इनफैक्ट फ्राइडे मूड में आ गए इस चर्चा के बाद। एक्चुअली 3 स्टॉक डिस्कस करना जरूरी बन रहा है क्योंकि ज्यादातर छुट्टियां और वीकेंड में चलते हैं वो। यूनाइटेड स्पिरिट 950 के आसपास आ गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी क्योंकि ऑलमोस्ट मीम बनने लगा था कि वो एक टाइम पे एक बैंक स्टॉक के साथ भी है तो वर्स्ट इज ओवर बोलते थे, बट हर क्वार्टर खराब आ रहा था यूनाइटेड स्पिरिट्स का। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स 950 पे आ गया, 750 की वाला स्टेशन पीछे छोड़ के। रेडिको 1400 के करीब। यही नहीं, सोम डिस्टिलरी में तो प्रमोटर मतलब आए दिन प्रमोटर की बाइंग आपको नजर आ रही है, वो बढ़ाना चाहते हैं, उनका मौजूदा स्टांस ही यही है। ये तीनों में से चार्ट्स कौन से जबरदस्त दिख रहे हैं प्रशांत? अजय जी, HDPL जो है मैंने रेकमेंड किया हुआ है इसी चैनल पे 178 180 के लेवल में, और मैंने ये वर्ड्स यूज किए थे कि यहाँ से ये स्टॉक मल्टीबैगर की तरह चल सकता है। ये जस्ट 1.5 महीने पहले की बात है। तो ये इनफैक्ट डिस्क्लेमर दूंगा कि ये क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, और डेफिनेटली इन ईच एंड एवरी पोर्टफोलियोज दैट आई एम ट्रैकिंग ये स्टॉक है। एक भी स्टॉक शेयर इसमें से बेचा हुआ नहीं है। तो जो स्टॉक 170 पे खरीदा है वो अभी 310 चल रहा है जस्ट 1.5 महीने में। अभी अगर कोई लेना चाहे, मोमेंटम बरकरार है, तो आप सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसको 285 पे रखो, 285 285 के नीचे अगर क्लोज हो तो आप एग्जिट हो जाइए, वरना तब तक आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है मयूरेश हमारे फ्लैशेस पे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिव्यू, जो अपनी उनकी अर्थव्यवस्था का रिव्यू होता है, एक समीक्षा होती है, वो जारी की अभी, और उसमें कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट अभी जारी हुई है, 19,400 के ऊपर आ चुका है मार्केट। FY24 में जीडीपी में ग्रोथ की उम्मीद, अच्छी ग्रोथ है, सुपीरियर ग्रोथ है। और मैं बता दूं आपको कि क्यों इंडिया आउट परफॉर्म भी कर रहा है। इंडिया चौथा बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था अप्रैल जून क्वार्टर में, क्योंकि सुपीरियर ग्रोथ है, और इसी ग्रोथ की बात कर रही है वित्त मंत्रालय भी, और आगे और डिटेल्स भी आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाजार में इन्वेस्टर को एक नज़र मैक्रोज पे भी बना के रखनी चाहिए, उसके अंदर बह नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको इकोनॉमी का हाल की जानकारी जरूरी है, इसलिए इस तरह की कमेंट्री पे भी नजर रहनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़े, बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और हमारे खास सेगमेंट जिसको बेशुमार प्यार भी मिल रहा है, ऑप्शंस के चैंपियन का रुख करते हैं। ऑप्शंस में जोरदार कमाई के लिए हमने आपके लिए खास सेगमेंट तैयार किया है, और ये सेगमेंट है ऑप्शन का चैंपियन। और आज हमारे साथ इस खास सेगमेंट में क्वांटिफाई कैपिटल के चैंपियन सौरभ सिसोदिया जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सौरभ, बताइए कौन सी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी आज आपके पास? गुड मॉर्निंग मानसी, मैं डीएलएफ का जानना चाहूंगा। डीएलएफ की अगर पहले प्राइस पैटर्न की बात करें, स्टॉक ने एक नीचे कंसोलिडेशन के बाद उसका 52 वीक आज हिट किया है, एक रेंज को ब्रेक किया है, तो स्टॉक में मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में तेजी बरकरार रहेगी। तो उसको एक बुल कॉल स्प्रेड से प्ले करना चाहूंगा, जिसमें जो 510 की कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी की सलाह होगी, और जो 530 की कॉल ऑप्शन है उसको सेल करेंगे। तो बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड बन गया। इसमें जो आपको मैक्स प्रॉफिट आ रहा है लगभग 21,000 है, मैक्स लॉस है 11,000 है, एंड जो कॉस्ट लग रही है लगभग 60-70,000 लग रही है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 500। अगर 500 के नीचे आता है तो आपको दोनों लोग एग्जिट करना है, और अगर स्टॉक 530 पर जाता है तो भी आपको दोनों लोग एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो चलिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे डीएलएफ में करीब 2-2.25% तक की तेजी है, और ऑप्शन चेन में अगर नजर डालेंगे तो 510 की जुलाई की कॉल इसी वक्त खरीदने की राय सौरभ की तरफ से, और 510 की जुलाई की कॉल बेचने की राय है आपकी स्क्रीन पर। अधिकतम यानी कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट और मैक्स टू मैक्स लॉसेस क्या हो सकते हैं अगर ये स्ट्रैटेजी बिल्ट नहीं होती है, हम बता रहे हैं, लेकिन क्लियरली नजर आ रहा है साइंस है खरीदारी की, और तेजी यहाँ पर बनती है, और इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर नजर रखें। सौरभ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पावर स्टॉक्स में एक्शन था, टाटा पावर के स्टॉक को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पावर जनरेशन में कुछ SJVN इस स्टॉक को पुल अप करते हैं। आई थिंक SJVN के चार्ट्स में आपने जो आज सुबह स्ट्रैटेजी बताई थी, टारगेट्स एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट मीट होता हुआ दिखा है, रिविजिट करना चाहेंगे? मिड कैप PSU बैंक ऊपर आए, यूनियन बैंक में इस वक्त लगभग 2.5% की तेजी दिख रही है, और रियल एस्टेट तो इस वक्त सबसे अच्छा पैक चल ही रहा है। टॉप गेनर इस वक्त पूरे सेक्टोरल गेन्स देखें तो आपको रियल एस्टेट में ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप PSU बैंक प्रशांत को रडार पे होगा आपके? जी प्रियंका, क्लियर कट विनर मेरे लिए इसमें कैनरा बैंक है। थोड़ा सा मैं सिर्फ एक लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ,
अगर हम करंटली देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो इसका एक अहम रेजिस्टेंस का लेवल था 320, उसके ऊपर कम से कम 3 दिनों से कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब प्राइस एक्सेप्टेंस हो चुका है। अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट ये 335 के लेवल के लिए तैयार है, 335, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीबन आप 318 319 के जोन में क्लोजिंग बेसिस का रख सकते हो, और 335 का मुझे टारगेट लग रहा है कि आना चाहिए। बट इस स्टॉक में जो बड़ी मूव आएगी वो 340 के ऊपर क्लोज होने पे आएगी, तब शायद आप इस स्टॉक को 380-90 के लेवल तक भी देख सकते हो, क्योंकि ये इसके लिए बहुत बार एक कंसोलिडेशन जोन रहा है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो तो शायद मूव बहुत बड़ी आएगी। ऑलराइट, पीएसयू बैंक में तो एक्शन है ही, लेकिन एक और स्पेस में बहुत अच्छा एक्शन है। 3 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, आप इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, ईपीसी कंपनीज के, एनबीसीसी को लेके आइए, मैन इंफ्रा को लेके आइए, कैपेसिटी को लेके आइए, जीआर इंफ्रा को, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन स्टॉक, बीएल कश्यप को लेके आइए। 3 महीने का ग्राफ, आपको हर स्टॉक के अंदर एक बहुत बढ़िया अपमूव नजर आएगा। तो हमने सोचा कि एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में एनबीसीसी का नाम अलग ही है, बहुत बढ़िया काम कंस्ट्रक्शन का, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में एनबीसीसी करती आई है, और अभी भी हम देख रहे हैं ऑर्डर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारे साथ पवन कुमार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, एनबीसीसी के सीएमडी, बात करने के लिए कि यहाँ से कंपनी का रोड मैप कैसा है। गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे ऑर्डर्स चल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि एमईए हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। करंट ऑर्डर बुक की ग्रोथ कैसी चल रही है, और अभी आपकी करंट ऑर्डर बुक कितने साल तक के लिए बुक नजर आ रही है? क्योंकि हमें एक व्यू ये भी आ रहा है कि आप जैसी क्वालिफाइड और बहुत टेक्निकली केपेबल कंपनीज की इंफ्रा स्पेस में, ईपीसी में बड़ी कमी से आ गई, काम ज्यादा है, हाथ पे प्लेयर्स बहुत कम है। क्वार्टर 1 में हमें 1530 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं, और टोटल ऑर्डर बुक अभी हमारी 46,000 करोड़ के करीब है। उसमें आधी रीडेवलपमेंट वर्क की है, आधी पीएमसी वर्क की है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और अगले 3 साल के ऑर्डर हमारे पास हैं, और बहुत से नए बड़े बड़े ऑर्डर पाइपलाइन में हैं, जिसमें एक आम्रपाली के बचे हुए एफएआर पे कंस्ट्रक्शन का काम है, वो 8-9 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर होगा करीब। उसके लिए ड्राइंग्स हमने सबमिट कर दी हैं, उम्मीद है जल्दी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। और जो ऑर्डर अभी आप एमईए के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, वो 262 करोड़ रुपए का काम है, और अगले 2 साल में होना है कस्तूरबा गांधी मार्ग पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए हाउसिंग का प्रोजेक्ट, और डीपीआर उसकी बन गई है, फाइनल सैंक्शन मिल गई है, टेंडर फ्लोट करने वाले हैं हम। 3-4 दिन में टेंडर फ्लोट हो जाएगा उसका, और अगले 2 साल में काम खत्म हो जाएगा। गुप्ता जी नमस्कार। ऑर्डर विंस की सिचुएशन और ऑर्डर बुक्स काफी हेल्थी है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी की, वो एक रियल इशू है, बट हमारा बहुत फोकस है कि कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, कंसल्टेंट्स हमारे डेवलप हों। उसके लिए हम स्पेशल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस डायरेक्शन में सफलता भी मिल रही है। नए कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, और पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी टेक्निकल फाइनेंशियल कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आपको काफी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहां डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, और लैंड बैंक को लेकर मोनेटाइजेशन प्लान्स क्या होंगे? हम लोग पटना का हमने टेंडर अवार्ड कर दिया है, हमारा एक लैंड बैंक था उस पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का। कोयम्बटूर और जयपुर की डीपीआर फाइनल स्टेज में, और जल्दी हम उनके टेंडर फ्लोट करेंगे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के, और जयपुर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाने का हम टेंडर फ्लोट करेंगे। और जो हमारे ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट हैं, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, लखनऊ है, उनमें तेजी से बिक्री हो रही है, और जल्दी उन प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का हमारा प्लान है। सेक्टर 89 में केवल 7 फ्लैट हमारे बचे हैं, वो भी उनपे भी क्वेरीज आ रही हैं, तो 1 महीने के करीब में सेक्टर 89 का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा सेल ऑफ हो जाएगा। आम्रपाली के अंदर हम 3000 के करीब नए हाउसेज जो हैं सेल कर चुके हैं, और बहुत तेजी से उसकी सेल चल रही है। कंस्ट्रक्शन भी बहुत फास्ट पेस से चल रही है। 8000 में से करीब 5000 करोड़ का काम हम कर चुके हैं, केवल 3000 करोड़ का काम रहता है उसमें। और 1 साल के अंदर हमें उम्मीद है कि 1-1.25 साल में आम्रपाली का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसमें 46,000 आम्रपाली पे रुके हुए जो मकान थे, जिसमें होम बायर सफर कर रहे थे 10-10 साल से, 12-12 साल से उन्होंने पैसा दिया हुआ था, और उनकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई थी कि ये तो हमें जिंदगी भर कभी मकान मिलेंगे नहीं।
उन लोगों को मकान हमने डिलीवर कर दिए हैं और बाकी जो मकान पाइपलाइन में वो भी डिलीवर कर देंगे। ये पहली बार हुआ है कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी का काम पब्लिक सेक्टर कंपनी ने टेक ओवर किया है और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करके दे। तो इट्स ए हिस्ट्री इन मेकिंग। और आगे भी जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, बहुत स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, एनसीआर में भी हैं, मुंबई में भी हैं, बाकी मेट्रोज में भी हैं, सुपरटेक ग्रुप के हैं, यूनिटेक के हैं, और छोटे छोटे बिल्डर्स के भी हैं। उनके लिए भी एक ये गाइडिंग डायरेक्शन है कि इस तरह से उन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करके कंप्लीट किया जा सके। काफी अच्छा स्प्लिट आपने हमें बताया गुप्ता जी, क्योंकि लास्ट कमेंट्री में भी आपने कहा था कि आपको प्राइवेट कैपेक्स भी, यानी बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको प्राइवेट कैपेक्स लार्ज बिजनेस हाउसेस से भी दिख रहे हैं, जो आपने बताया भी, और गवर्नमेंट से तो स्ट्रॉन्ग है ही, अच्छा रिलेटेड, अच्छा मूवमेंट आपको टूरिज्म और रीडेवलपमेंट वर्क का दिख रहा है। लेकिन क्या मानसून कोई स्पॉइलर भी है, क्योंकि थोड़ा सा काम तो धीमा हो जाता है मानसून के समय? मानसून में थोड़ा सा काम धीमा जरूर होता है, लेकिन वो अकाउंट फॉर होता है क्योंकि मानसून हमारे कंट्री में रेगुलर फीचर है, तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन का अकाउंट फॉर करके चलते हैं टारगेट्स में भी और टाइमलाइन में भी, तो इतना सीरियस इशू नहीं है। जी, ये जो आपने बात कही कि जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर की थोड़ी कमी तो महसूस हो रही है इंडस्ट्री में, क्या इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, वेजेस पे, कॉन्ट्रैक्टर्स की, उस पर भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, वेजेस पे फर्क नहीं पड़ता। कई बार टाइमलाइन को अचीव करने में दिक्कत होती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्टर। राइट, ऑल राइट गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आम्रपाली वाली बात कही वो बहुत ही शानदार है, वो काबिले तारीफ है, वो अपने आप में एक केस स्टडी है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि पहले कभी इस तरह का रेजोल्यूशन हुआ था। मतलब लोग ऑलमोस्ट अपना मकान के, अपनी जीवन की पूंजी भूल चुके थे, राइट ऑफ कर रहे थे। उसके बाद ये आपका जो सोशल वाला एंगल, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को द वे गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया और एनबीसीसी एग्जीक्यूट करवा, बहुत ही काबिले तारीफ है, कमर्शियल एंगल के बियॉन्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी टीम में भी एक ऐसे टीम मेंबर हैं हमारी स्वदेश की टीम में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें आम्रपाली का प्रोजेक्ट फंस गया था उनका माल वापस मिल रहा है, तो खुशी की उनकी सीमा नहीं है। तो किसी आदमी का कितना बड़ा पूंजी, और भाई घर जो है सबसे बड़ा एसेट होता है, भी एक एवरेज इंडियन का, वो फंस गया हो तो काम तो बहुत शानदार है। लेकिन इधर बाकी प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे एनबीसीसी को आ रहे हैं, स्टॉक चला भी है, अच्छा चल रहा है इस समय स्टॉक। एक बार एनबीसीसी और दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक के चार्ट चेक कर लेते हैं। जैसे वो कह रहे थे ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी इंडस्ट्री में थोड़ी है, हालांकि एनबीसीसी ने अपनी टीम्स थोड़ी स्टिकी रख रखी हैं जैसा कि बता रहे थे। लेकिन प्रशांत, ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक, इंफ्रा स्टॉक्स में आपको चार्ट्स पे कहाँ पे अच्छी गुंजाइश नजर आती है? ओके, कुछ से समझ लेते हैं, कुछ आप बताइए। सो अजय, एनबीसीसी की ही अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पे एक मूव के बाद काफी डीप प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। अब थोड़ा सा मोमेंटम लौटते हुए नजर आया, बट मैं फिलहाल थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, बिकॉज ये जो कंजेशन जोन है इसका 41 से लेके 42 का जो बैंड है, इसके बीच में आके वेट कर रहा है अभी, और जो इसके की एवरेजेस हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस किया है, बट 50 डे मूविंग एवरेज के पास है और वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। इसके ऊपर निकलेगा 42 के ऊपर, तब आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें। फिर जो इसके रिसेंट हाइस थे 44.50, ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट ऐड करेंगे। सेकंड टारगेट 46 का रहेगा, तो कंडीशनल बाय है, 42 के ऊपर बाय करें। और वहां पे जो स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है, ये करीब 40 के जो सपोर्ट जोन्स हैं इसके पास का है। बाजार में जो रिबाउंड आया है पहले एक घंटे में नीचे से, उसमें बहुत बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, करीब 2% के गेन्स आपको नजर आए। लेकिन स्मार्ट मीटरिंग में स्मार्ट मूव आज टाटा पावर में, जैसे हमने आपको सुबह ही बताया था, भी आ रहा है। ओएमसीज पे बात नहीं की, ओएमसीज पे बात करना जरूरी है। ओएमसीज अंडर ओन्ड थी, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ भूल गए थे लोग, ओएमसीज लिस्टेड भी हैं। और ये बात है कि क्रूड के नीचे रहने से और प्राइस में कोई कट्स नहीं होने की वजह से ये लोग अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। क्या जबरदस्त ट्रेड प्ले आउट हुआ है पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर। प्रशांत, ओएमसीज में एक पुश सा आया है, अभी चले, बहुत ज्यादा चले हुए नहीं है, यहां से भी अगर खेलना हो तो एचपीवीपी आईओसी में आप किस पे लॉन्ग जाएंगे? जी अजय जी, अगर आपको याद है, मैं साल की शुरुआत से 2 जनवरी जब हमारा प्रोग्राम था पहला, तब से मैंने कहा है कि आईओसी पे मैं बहुत बुलिश हूँ। 67 की प्राइस थी, अभी भी मैं वही कहूंगा, मैं आईओसी पे बहुत बुलिश हूँ। 98 का प्राइस है, और अभी के लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आपका पोजिशनली होना चाहिए। इन्वेस्टर के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बाइंग के हिसाब से, इसमें मैं कोई ट्रेडिंग करना नहीं चाहूंगा।
तो कैश में स्पॉट अगर 88 के नीचे क्लोज हो जाए तो ये आपको एग्जिट करना है। यहाँ से जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ स्टेज बाय स्टेज, वो फिलहाल पहला टारगेट मेरा होगा 120 से लेके 125 का। ओके ठीक है, यहाँ पर 120 से 25 पहला टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, थोड़ा समय लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करें आईओसी, ये राय रहेगी प्रशांत की। वक्त